चलिए शुरुआत कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम निपटा दिया जाए। कल क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है। और आज जो पढ़ाएंगे और जो फॉरेन पॉलिसी वाला होमवर्क आईआर वाला लिख लीजिएगा। सब लोग लिख के रख लेना आईआर वाला, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। आईआर में क्या लिखना है तो पता ही आपको, राइट साइड वाला खाली पार्ट जो है लिख के रख लेना है, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक उसके बाद खुद ही दिल करने लगेगा लेफ्ट साइड वाला लिखने का, ठीक है ना। तो पहले इसलिए पहले राइट वाला लिख लेना ताकि मेंस के लिए सुरक्षित रहो। जब भी कभी कुछ वैसा हो तो उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक हो सब? चलो खत्म करते हैं। शुरुआत कल कर दिए थे, खत्म आज करते हैं। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर मामला। अलर्ट रहोगे तो 11:30 तक निपट जाएगा। अलर्ट नहीं रहोगे तो 12 बज जाएगा। अब आपके ऊपर है, ठीक है, जैसे ध्यान रख लो। और ज्यादा अगर सुस्त रहोगे तो 1 बज जाएगा, इसमें और क्या है मतलब। चलो रेडी करते। देखो कल मैंने बोला था फॉरेन पॉलिसी और एक होता है क्या, नेबरहुड पॉलिसी। ध्यान से करके रिस्पॉन्ड करते रहना, मजा आ जाएगा। तो फॉरेन पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी जो हम लोग पढ़े थे उसमें 2 चीज मैंने बोला। फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के लिए, देखो अगर हम ये भी कहें कि जो नेबरहुड पॉलिसी है इसको फॉरेन पॉलिसी में हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेशली नाम इसलिए नेबरहुड दे रहे हैं क्योंकि खास पड़ोसी के लिए जो है ना, जो खास मेहमान के लिए अलग भोजन होता है बाराती लोग के लिए, और जो उसके बाद गांव वाला होता है गौजुआ सबके लिए अलग होता है। तो गौजुआ सबका पता है ना, भात डाला तरकारी खिला के भेजा दिया जाता है, और जो बाराती वाला होता है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे सिस्टम है कि जो फॉरेन पॉलिसी बोले तो गौजुआ हो गया, और नेबरहुड पॉलिसी क्या हो गया, बाराती हो गया। तो इसीलिए हम लोग ध्यान, और हमारे नेबरहुड तो इतने अच्छे हैं कि उनके लिए अलग से चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा, ठीक है। खैर आते हैं, देखिए तो फॉरेन पॉलिसी जब हम अभी बोल रहे हैं तो हर प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किया उस फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पे जिक्र कर देना, क्लियर। उसी तरीके से फिर नेबरहुड पॉलिसी में सेम हर प्रधानमंत्री ने क्या क्या लिया उसको जोड़ देंगे। कल बोल दिया था, पहले बोला था फॉरेन पॉलिसी में, उसके तहत मैंने 2-3 बातें बोली थी। पहला नॉन अलाइनमेंट बोला था, ध्यान रहेगा। नॉन अलाइनमेंट के तहत बहुत सारी बातें की गई, जिसमें सबसे प्रमुख बात यह था कि हम किसी से भी जुड़ेंगे नहीं और हर किसी से जुड़ेंगे भी। यहां तक बुझा रहा है। और उसके बाद आगे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर रहेगा किसी से भी जुड़ना, हम उससे जुड़ जाएंगे। हमारा अगर राष्ट्र हित में नहीं है हम किसी से भी नहीं जुड़ेंगे, क्लियर है। यहां तक मेन ले देकर नाम का यही था। मैंने बोला शुरुआत में जब आप मेंस में इस्तेमाल करोगे वर्ड तो क्या लिखोगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पहले नेहरू जी ने चलाया था या फिर नॉन अलाइंड चलाया था। नॉन अलाइंड, वो तो मूवमेंट तब पॉपुलर हो गया जब सारा देश को अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक बात है, तो एक मूवमेंट क्रिएट हो गया जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करना शुरू कर दिया गया, क्लियर है यहां तक। तो नेहरू जी हैज स्टार्टेड नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट इट लेड टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वो मूवमेंट क्रिएट कर दिया क्योंकि हर देश को जिसको जिसको अच्छा लगा उन्होंने पॉलिसी उसको अपना लिया। खैर क्या हमारा इसमें मोटिव कहीं से भी था कि हम थर्ड पोलर वर्ल्ड बनाना चाहते थे? नहीं, हमारा मोटिव सिंपल था कि जो 2 बाइपोलर बना है उसको ब्रेक कर कर सब अपने अपने हित में रहे तो ज्यादा बेटर है। आगे नॉन अलाइन का मतलब नेशनल इंटरेस्ट मैंने बोला, ऑटोनॉमी बोला, स्वशासन, इंडिपेंडेंस, ये सारा कुछ अपने पास होना चाहिए तब जाकर है। नेहरू जी का सबसे बड़ा चीज है। दूसरी बात, नेशनल इंटरेस्ट के अलावा शास्त्री जी की बात करें तो नेहरू जी के पॉलिसी को इन्होंने बढ़ाया या खत्म किया? बढ़ाया ही। और हर प्रधानमंत्री को आप देखोगे कि हर प्रधानमंत्री ने एक काम जो इनकम्प्लीट छोड़ा है जहां तक ले जाकर उसके ऊपर दूसरे ने पहुंचाया है। दादाजी ने जमीन खरीदा, नहीं परदादा ने जमीन खरीदा, मान लो ज्यादा ठीक रहेगा, परदादा ने जमीन खरीदा, दादा ने उस जमीन पे बस क्या किया, खाली बाउंड्री घेर दिया। और उसके बाद पापा आए तो उन्होंने क्या किया, पापा ये किए कि भैया नेवा जुगल देके कुर्सी उर्सी देके एक फ्लोर तैयार कर दिया ताकि उसमें रह सके। फिर बेटा आया तो हो सकता है या तो बेच दिया या फिर क्या करेगा, 2 फ्लोर या तीसरा फ्लोर, बेटे पे डिपेंड करता है। तो भैया यहाँ प्रधानमंत्री है तो बेच तो नहीं रहे, 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर क्रिएट करते करते आज हम इंडिया यहाँ पे पहुंचे। तो लॉजिक है हर प्रधानमंत्री का कॉन्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से है। शास्त्री जी का कॉन्ट्रीब्यूशन 2 चीज था, 1965 एक जवाब देना, और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी इनका हाथ था। तीसरा उसके बाद मैंने बोला था जो न्यूक्लियर वाला था उसमें भी इनका बाद में, शुरुआत में हिचकिचाहट था लेकिन बाद में बम बनाने के लिए क्या राजी हो गए थे? नहीं हो गए थे, राजी हुए। और उसी राजी होने का कारण है कि उनका मौत का एक कारण बन गया, क्लियर है यहां तक। और वो रसिया में ही डेथ हो गया, जो कि आज भी बहुत सारे उस पर सवालिया निशान है। खैर अब आते हैं उसके आगे। तो इंदिरा गांधी में मैंने बोला कि इन्होंने सबसे पहला तो इक्वालिटी पे प्रोमोट किया।
कि हम नौकर नहीं है किसी के, हम चपरासी या चापलूस करने वाले हैं नहीं। तो अगर हमसे प्यार से बात करोगे तो भैया ठीक ठाक रहेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट इन्होंने किसको किया, तो अमेरिका को किया, क्योंकि अमेरिका का ही वही हालत है, पैसा देगा नौकर की तरह ट्रीट करेगा। तो अमेरिका का एक नया कलर इसमें इन्होंने जोड़ा। इसलिए मैंने बोला सब कुछ तो सेम था जो नेहरू जी के समय से चल रहा था, लेकिन अब की बार इन्होंने जो है एक अलग लेवल पे क्या किया कि ग्लोबल वेलफेयरिज्म की भी बात करी। ग्लोबल वेलफेयरिज्म का मतलब क्या है कि सिर्फ अब हम अपना ही विकास नहीं देखेंगे, अब हम सबका विकास देखेंगे। भले हमारे पास खाने के लिए नहीं हो, लेकिन जितना ही है उतना ही में का कुछ हिस्सा हम ग्लोबल वर्ल्ड को जरूर देंगे ताकि उन लोगों को डेवलपमेंट हो सके, जो कि एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और याद रखिएगा, कुछ लोग किसी की मदद दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग किसी की मदद जेन्युइनली करते हैं और भूल जाते हैं। तो इस टाइप के लोग बड़े कम होते हैं। आजकल तो क्या है ना कि खून तो बहुत दूर की बात है, समझ पा रहे हैं। अगर एक ढेला भी किसी को कुछ दिया तो भी फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल देगा, ये देखिए कंबल देते हुए, समझ में आ रहा है, ये देखिए रोटी देते हुए। तो आजकल क्या है, देने वाला जो सिस्टम है वो मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस बात पे है कि देने के बाद जो फोटो खिंचवा कर डालेंगे उससे जो चीजें मिलेंगी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और आजकल अधिकतर लोग का वही काम चल रहा है, जो देने वाला है वो कभी फ्रंट पे आता ही नहीं है, क्योंकि सर वो दो ही मकसद से दे रहा है। एक, उसके पास टाइम नहीं है कि सर वो के फ्रंट पे इतना लीड कर सके, और दूसरा वो देकर चाहता नहीं है कि भाई हम फ्रंट पे आए, जेन्युइनली दिल से मदद करके निकल जाता है। बट बहरहाल अब उसके बावजूद भी जब आगे आएंगे तो देखेंगे कि इंडिया ने जिसको भी क्या बोलते हैं जो मदद किया है, हेल्प किया है, उसमें कोई ऐसा हेल्प नहीं। ये हमारा कभी भी रोल नहीं रहा है कि हम मदद इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए आपका एम आईएएस होना, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम वर्ल्ड का एक विकसित कंट्री बने, इसमें से कोई गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है, हर किसी का अपना एस्पिरेशन है। लेकिन वो गलत बात तब हो जाएगा जब आप उसको अचीव करने के लिए जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो अचीव करने के लिए रास्ता बहुत डिफरेंट है। हमारा रास्ता सिंपल था कि जिसको मदद की जरूरत है उसको करे। अब आप बताइए, पैसा आपने उसको दे दिया जिसके पास ऑलरेडी पैसा पहले से है, और आप सुर्खियां बटोर रहे हैं कि हमने उसका मदद कर दिया, तो वो तो फिर बेकारी बात है। अब जैसे जनरली मैं बार बार बोलता हूं कि ट्रेन में जो आता है मंदिर धूप अगरबत्ती जला लेता है, घूम जाता है, तो लोग उसको हाँ भगवान करके 2 रुपए 3 रुपए दे देता है। लेकिन जब कोई जेन्युइन जो कोई आदमी आके अगर पैसा मांग रहा है जिसके हाथ पर नहीं चाहे, तो जनरली फिर उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारा दिमाग में बात आने लगता है कि सर ये कस के दे दे, इसको ये कमा सकता है, ये कर सकता है, फला ठीक है ना, बहुत सारा। तो लॉजिक ये है कि अगरबत्ती के नाम पे देने से अच्छा है तो उसको दे दो जो एटलीस्ट जिसका एक हाथ ही नहीं है या फिर एक पैर ही नहीं है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने जो भी यहाँ पे वेलफेयरिज्म का बात किया, ध्यान से समझना, या हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो सर सिंपल एक तरीका था पाकिस्तान को काउंटर अटैक करने के लिए, ध्यान से समझना। और शास्त्री जी तो आप सोच के देखिए, शास्त्री जी ने परमिशन दिया था कि न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाओ, डेथ हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती तो उस पॉलिसी में चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चेंज किया गया नहीं। यह दर्शाता है कि एक पीएम किसी एक आदमी का और पर्सनल नहीं होता है, वो पीएम एक पूरे देश का होता है जिसने अलग लेवल पे प्रमोट किया काम। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि कोई भी आदमी जब आपके सामने कांग्रेस बीजेपी और ये करे तो आप उनको फॉरेन पॉलिसी ध्यान से समझा सकते हैं, इस बात को बोल के कि जाके थोड़ा पढ़ के आ जाओ, आइडिया लग जाएगा कि कोई पीएम ने हर अपने हिसाब से कितने लेवल पे काम किया है। कुछ बुझा रहा है? इसीलिए कॉमन मैन जो आम आदमी है उसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है। और जब भी कभी बात करेगा ना तो कुछ भी बात करेगा उसमें एक ही बात जोड़ेगा, या तो कांग्रेस या बीजेपी, या वो जिस पार्टी से भी समर्थन रखता है उसमें मिलाकर वो बोल देगा कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। ये उनका ऐसा ही काम होता है। लेकिन आप जब देखेंगे तो लोग सब लोग अपना त्याग कर, अपना बिना सोचे देश के लिए काम किया है। तो सर दूसरा चीज, इंदिरा गांधी के पॉलिसी में क्या क्या ऐड हो गया? तो पहला एक तो इक्वालिटी ऐड हो गया, है ना। दूसरा उसके बाद ग्लोबल वेलफेयरिज्म ऐड हुआ कि सिर्फ अपना व्यवस्था, ग्लोबल वेलफेयरिज्म हो गया। और तीसरा हमने सर ये भी बोला कि अगर सोवरेनिटी चैलेंज करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और इसका खामियाजा 1971 में भुगतना पड़ी गया। 1967 में भी हमने मारा था सिक्किम में चाइना को। अब सर चाइना को मारा था तो चाइना बोला कहां मारा, मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है। तो 8-10 साल बाद बोला कि बहुत दर्द हो रहा है। तो लॉजिक है कि सर मारा था, और लगभग मोर देन 500-600 जो है, ये ऑफिशियल डेटा है, लेकिन ऑफिशियल डेटा के अलावा भी बहुत सारा डेटा होता है। आपको पता है मारेंगे 100 लोग, गिनाया जाएगा 20 लोग 50 लोग। तो लॉजिक ये है कि मारा था हमने, और चाइना को उसके बाद में बहुत साल बाद एक्सेप्ट किया कि हाँ पिटले रहे सब। तो इंडिया का मैंने बार बार बोला है, जब मारेगा इंडिया एविडेंस कभी नहीं छोड़ता है। ये इंडिया का अभी से नहीं, बहुत पहले से। खैर, तो हमने पूरा ओवरऑल 2-3 काम किए। इधर इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजिकली ये है कि इंडिया को भले बढ़ाना है लेकिन झुक कर नहीं, दबाव में आके नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो है फाइट करते हुए। और ये एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी तक देखो जवाहरलाल नेहरू डरे हुए थे
क्योंकि देखो उसके पीछे कारण भी बहुत सारा था। एक तो 1962 में चाइना हमको पीटा था जबरदस्त, और उसके पहले अगर हम देखें तो हम अंग्रेज से इतना ऑलरेडी डरे हुए थे कि सर दिमाग खराब था मेरा ऐसे ही, क्योंकि अंग्रेज जो है इतना प्रताड़ित करके गया था कि हमको हिम्मत नहीं था कि किसी बाहर वाले से जुड़ सके। हमको डर ही लगता था बाहर कि हम किसी से बिजनेस कर सकें। और उसके बाद फिर दूसरे आए शास्त्री जी भी, तो उन्होंने भी बाहर बिजनेस करने की कोशिश करी, और देखो थोड़ा सा हिम्मत दिखाया तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तो उनका जो हत्या वाला कांड शुरू हो गया। थर्ड इंदिरा गांधी आई, तो इन्होंने पूरा होश संभाला, और होश ऐसा संभाला कि यहां से जो है इंडिया का एक टेक ऑफ स्टार्ट होता है। और इंदिरा गांधी के जस्ट बाद राजीव गांधी आते हैं, तो इनके क्या ही कहने हैं। तो राजीव गांधी आते हैं तो इन्होंने, इंदिरा गांधी कहीं बिल्कुल नक्शे कदम पे चलकर सारा काम किया, बस इसमें थोड़ा और जुड़ ये गया क्योंकि ये यंग थे, तो इन्होंने ये सोचा कि इंडिया को अभी सिर्फ लड़ाई में इन्वॉल्व रखकर या जो पहले का है उसको ध्यान में हटाकर बिजनेस करना पड़ेगा। इन्होंने चाइना के साथ बिजनेस किया कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व किया, बिजनेस किया, क्योंकि चाइना हरामखोर जो है चाहता भी नहीं था कि बॉर्डर डिस्प्यूट इतना जल्दी सुलझाए, बिजनेस वाला करेगा और दोनों को दोनों आपस में प्रॉफिट हुआ। तो सर फिर बोल रहा हूं, तो क्या हमने यहाँ नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि ऐसे थ्योरेटिकल हवा में ले लिया? प्रैक्टिकल लिया। तो राजीव गांधी का सबसे बड़ा इसमें यह भी है कि इन्होंने पूरा पीछे का जो इतिहास है, कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि तो और दादाजी और परदादाजी मरले रहन हमरा के तो हम तोरा का वोट ना दें। जैसे बहुत सारा चीज होता है, सिर्फ वोट तो एक बहाना इसलिए क्योंकि वोट से आदमी जल्दी कनेक्ट कर जाता है। अब जैसे कोई आदमी है जो मान लो 10 साल बाद उतरा बस से, तब तक 4-5 आदमी उसको 5-10 लाठी मार दिया, हाँ समझ रहे हैं? अब वो समझ नहीं पा रहा क्यों मारा, बोला कि याद करो आज से 22 साल पहले तुम मरले राम रखे। अब ऐसा आदमी का क्या करिएगा? जो आदमी बहुत लोगों को पहले से ही क्या करते हैं कि सर वो इस तरीके से दिमाग में रखे हुए हैं कि पहले का लोड लेके घूम रहे हैं कि हमरा के कॉले रहे, हमरा के कॉले रहे, वो आदमी कभी भी फ्री हो ही नहीं पाएगा। जो हो गया सो हो गया, रिलैक्स रहो, आगे बढ़ो, अपना काम करते रहो। अब राजीव गांधी ने यही काम किया और उन्होंने सिंपल पीछे का सारे लड़ाई को भूलकर सोचा कि बिजनेस करना है और बिजनेस कर कर काम अपना स्टार्ट किया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इन्हीं का देन है कि चाइना जो है इंडिया में आकर इतना बड़ा कारोबार और मोबाइल फोन और सारा कुछ सस्ते दाम पे अवेलेबल हो गया। एक समय था जब पॉपुलर था कि चाइना में फोन जो है बोला नहीं जाता था कि 12-12 को स्पीकर वाला फोन आता था और लगभग सबके हाथ में होता था। एक बार वो साइकिल पे चलता था और बजा देता था, 4 को टोला गिनगिना गया, आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद ऐसा फोन आया जिसमें 4-4 को 6-6 को सिम लग रहा है, तो इस तरीके का जो है, और वो 300-400 में मिल जा रहा है। तो मतलब लॉजिक सिंपल क्या है सिंपल लॉजिक कहने का ये है कि चाइना का कंट्रीब्यूशन इसलिए बेहतर हो गया क्योंकि उस समय जब इंडिया में किसी एक के पास फोन होता था ना तो चर्चा में बन जाता था। अरे बुझा रहा है? जब एक आदमी, सोचो जिसके पास गांव में एक आदमी के पास फोन था, भाई उसका वैल्यू आपको मैं क्या बताऊं, प्रधानमंत्री से ज्यादा वैल्यू उसका होता था उस समय जब उसके पास एक फोन होता था। अच्छा, धीरे धीरे लोग बोलने लगे अब तो घसवा भी फोन रख रहा है, ये टर्म यूज होता था बहुत ज्यादा। उसके बाद अब वो क्या, वो इतना कॉमन हो गया कि आज फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या रखा है कोई क्या नहीं रखा है। तो लॉजिक क्या है कि जब भी कभी चाइना का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइना ने प्रोवाइड कराया सस्ते दामों पे ताकि हर कोई एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, चाइनीज माल ज्यादा दिन तक रहता नहीं है, लेकिन कम से कम मोबाइल जो है वो हाथ में तो आया, पता तो चला कि क्या है। और ऐसा ऐसा कंपनी होता था सर की पूछिए मत, गजब गजब नाम होता था। कभी स्पाइस कंपनी हो गया तो कभी कुछ हो गया कुछ हो गया, एच टेक, हार्ट टेक, हच हो गया, फिर मतलब जबरदस्त सीम सब। तो लॉजिक क्या है कि ये किसके वजह से हो गया? राजीव गांधी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट चाइना का प्रोडक्ट अगर इंडिया में बिक रहा है तो लोगों को कम से कम एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी के बारे में एटलीस्ट जान पाएंगे। और इसके बाद यहां से आपको अलग दिखेगा एक और चीज, देखो यूनिक कैपेबिलिटीज का शब्द मैंने कल बता दिया था, मतलब न्यूक्लियर का है। कोई भी प्रधानमंत्री न्यूक्लियर के पीछे हटा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमको उसी तर्ज पे ही डरा रहा था, दूसरा और कोई उसके पास कुछ था नहीं। आगे नरसिम्हा राव का क्या है? तो नरसिम्हा राव का चुप रहने में बड़ा योगदान है, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी ने पीटा, उसके बाद राजीव गांधी ने पीटा। अब माहौल ऐसा बन गया था कि इंडिया का कोई भी देखना नहीं चाहता था, इसलिए कि भाई शांति देश है और मारपीट कर रहा है। तो नरसिम्हा राव का कंट्रीब्यूशन ये है कि ये बेचारे सोचे दो चीज। पहला सोचे कि जब ये आए उस समय रसिया का मामला निपट गया था, क्योंकि कोल्ड वार खत्म हो गया था, रसिया टूट गया था। अब रसिया के ब्रेक हो जाने से दो चीज नुकसान हो रहे थे। क्या? सबसे पहला कि सर हम हथियार किससे लें, बिजनेस किससे करें, ये सारा ट्रबल वाला सिचुएशन शुरू हो गया। अब समझिएगा, हमने फिर जाकर यूएसए से मदद मांगा। तो यूएसए से मदद मांगा तो फिर लोग बोलेंगे कि पहले बोला था नहीं। अब तो मैंने क्या बोला, नेशनल इंटरेस्ट में क्या था? यूएसए का हेल्प लेना। हमने यूएसए का हेल्प लिया और हमने चुपचाप रह के हेल्प लिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, बोलता भी है कि जैसे हमने यूएसए से हेल्प लिया, हमारा वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल कनेक्शन बढ़ गया, क्योंकि यूएसए बोला इधर इजराइल, फ्रांस, ठीक है, इधर जापान,
चूंकि ये सब जो भी जिसके जैसा जैसा टेक्नोलॉजी जहां जहां चाहिए था यूएसए ने बोल दिया और हम जो है इंटरकनेक्ट धीरे धीरे हो गए। याद रखिएगा, अभी हम आंख नहीं दिखा रहे यूएसए को, अभी आंख दिखाएंगे तो काम हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि सर सिचुएशन ऐसा है कि जिस सिचुएशन में आप अभी हैं उस समय रसिया आपके लिए बिल्कुल अभी कट ऑफ हो चुका है, क्योंकि वो खुद परेशान है और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ऐसा बेस्ट दिख नहीं रहा है जहां पे सारा टेक्नोलॉजी और चीजें अवेलेबल हो पाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन मतलब कौन है, यूएसए। तो यहाँ फिर से नेशनल इंटरेस्ट हमने किया। और दूसरा एक और चीज दिमाग में आया, क्योंकि देखो सिंगापुर याद है ना मैप वाला, अगर नहीं याद है तो अभी के लिए समझ लो कि जो एशिया वाला रीजन है, और एशिया वाले रीजन में हम जब सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो अभी के लिए आइडिया लगा लो, लाओस वियतनाम और ये सब साउथ ईस्ट एशिया बोल रहे हैं। कौन से बोल रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया। तो सर सिंगापुर में एक दिन गए थे और सिंगापुर में जाके बोल दिए कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी, ये बोले कि हम पूरब की तरफ देखेंगे। पूरब की तरफ मतलब इसलिए देखेंगे क्योंकि देखो जो इधर लाओस वियतनाम इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ऑयल के लिए स्पेशली बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। तो हमारा ये कहना था कि रसिया जब अपना हाथ उधर से जो है खुद परेशान है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ये नाम दे दिया, और ये नाम मीडिया वाला का देना है कि ऑफिशियल है, तो मीडिया वाले ने दे दिया। ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि लुक ईस्ट पॉलिसी पूरब की तरफ देखो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गुजराल का एक नाम दे दिया गया गुजराल डॉक्ट्रिन, वो भी गुजराल डॉक्ट्राइन कहीं लिखा हुआ नहीं गया है, समझ पा रहे हैं। तो लॉजिक सिंपल ये है कि कहीं पे भी वो जो पॉलिसी है जो आप सुनते हैं वो न्यूज़पेपर में होता है पॉपुलैरिटी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई शामिल नहीं किया गया। क्लियर है? तो ध्यान में रखिएगा नरसिम्हा राव का किस चीज में योगदान है, डट कर जवाब देने में या शांति रखने में। और दूसरा नेशनल इंटरेस्ट में जो था यूएसए से मिलना, वो उन्होंने बहुत अच्छे और भली भांति ढंग से निभाया। अब आप देखो ये बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे कि सारा का सारा कबाड़ा करके गया है कांग्रेस वाला, मान लीजिए बोल सकते थे कि राजीव गांधी ने कबाड़ा किया, इंदिरा गांधी ने कबाड़ा किया, ये बोल सकते थे। लेकिन ये पीएम नहीं बोला, इसने क्या किया, जो सिचुएशन था उस सिचुएशन को संभाल कर उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करी। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया के लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं नरसिम्हा राव का ही, तो यहां मैंने लिख दिया है जो आपके नोट्स में ऑलरेडी है, लुक ईस्ट पॉलिसी हो, ठीक है, गुजराल डॉक्ट्राइन हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फिलोसफिकल है। दिस इज नॉट ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ स्पीच में बोला गया है जिसको स्कॉलर्स ने ये हवा दे दिया, बट किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आगे 1993 में राव ने सिंगापुर में बोला था कि वी विल लुक ईस्ट, बट मीडिया वाले ने इसको इतना मतलब पॉलिसी नाम दे दिया, लुक ईस्ट पॉलिसी नाम पे। क्लियर है? गुजराल का भी सेम उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे और कुछ सिद्धांत देने के बाद गुजराल डॉक्ट्राइन नाम दे दिया गया। वो खुद भी नहीं सोचे थे कि गुजराल डॉक्ट्राइन नाम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन नाम दे दिया गया। मैंने एक पॉइंट यहां लिखा है कि देखो इंडिया में मिडिल पाथ फॉलो नहीं होता है, या तो होता है सबसे ज्यादा हाई या सबसे ज्यादा लो। अगर आप किसी से नाराज होंगे तो पूरा नाराज हो जाएंगे, और किसी से अगर प्यार करेंगे तो इतना लुटाएंगे प्यार को भी कहेगा बस कर भी। अब लॉजिक ये है, लेकिन बुद्ध भगवान यहाँ पे मिडिल पाथ फॉलो करते हैं। अब सोच के देखिए, बुद्ध जो हमारे यहाँ के हैं उन्होंने मिडिल पाथ दिया, हमने फॉलो नहीं किया, पूरा दुनिया फॉलो कर लिया। यही होता है घर का मुर्गी, यही होता है। जो आदमी जहां का है ना, वो अगर समझाएगा, जैसे आपका भाई अगर आपको समझाएगा कि देख, अगर वो फिलॉसफी समझा रहा है या कोई भी चीज समझा रहा है सब्जेक्ट, तो उससे कोई नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पापा हो सकते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप उनसे घंटा कुछ नहीं सीखिएगा, हम गारंटी बता दे रहे हैं। वो अगर पढ़ाए जो होंगे थोड़ा बहुत बटा का जोड़ होगा तो बचपन में पढ़ाए होंगे, बाकी बड़े होने के बाद अगर वो कुछ बोलेंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेम वही बात कोई बाहर ऐसा टीचर बोल रहा है, आप कहेंगे देखो तो कितना सही बात कर रहा है। तो लॉजिक क्या है, ऐसा आमतौर पर नेचुरल टेंडेंसी है कि जो आमतौर पर घर में होते हैं उनकी वैल्यू कम ही होती है, और जो बाहर होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। वो कुछ समय के लिए होती है, बाकी तो उसका नियत पे डिपेंड करता है। खैर, इंडिया में मिडिल पाथ फॉलो होता है कि नहीं होता है इसका मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया के जो मिडिल पाथ का फिलॉसफी जिसने दिया वो इंडिया का है, और वो यहीं से निकला है। पूरा दुनिया मानता है, हम फंस गए। एक धोनी को छोड़कर दूसरा कोई मिडिल पाथ या नहीं फॉलो करता है, समझ में आ रहा है? मॉडरेट वाट्स धोनी है, और सक्सेस रेशियो में साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो इंसान जितना मॉडरेट है, और ये मॉडरेट का मतलब गरम नरम दल वाला नहीं है, ध्यान से समझे तो फिर मामला उलट जाएगा। चलो मैं इसको हटा देता हूं, उससे बढ़िया मैं कर देता हूं कि जो आदमी मिडिल पाथ को फॉलो करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम से हाइपर नहीं हो जाना, बहुत ज्यादा एकदम से डाउन नहीं हो जाना। अच्छा, इस बात पे भी कोई ऐसा डिपेंड नहीं करता है कि अगर कोई आदमी हाइपर हो जा रहा है, कोई हो जा रहा है तो वही सक्सेस हो गया, वही फेलियर नहीं, बट एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। जो मिडिल में है, जैसे धोनी है, तो उसको आप देखिएगा इतना सक्सेस रेशियो है उसका, तो उसमें तो केस स्टडी होना ही चाहिए कि भाई एक ऐसा कैप्टन जो लगभग हर फील्ड में, हर टूर्नामेंट में जीता है, और उसने अगर जितवाया है, तो कोई और ऐसा कैप्टन तो है नहीं जिसने हर टूर्नामेंट में जितवाया हो। तो कोई आदमी अगर ऐसा किया तो उस पर केस स्टडी तो बनता ही है, सीधी सी बात है, वो चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी फील्ड का हो।
तो उस तरीके का पता चला कि जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो ज्यादातर मिडिल पाथ पे रहते हैं, और मिडिल पाथ पे रहते हैं तो उनको सक्सेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। तो ये एक है ही आइडिया जिसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप भी उसी में रहिए, बाकी कोशिश करिए। और मिडिल पाथ में रहने का मात्र एक ही तरीका है, जब इंसान मेहनत करने लगेगा ना तो ऑटोमेटिक वो मिडिल पाथ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप दिन रात पढ़ रहे हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ये डेवलप हो जाएगा। आपका एटीट्यूड कब बदल जाएगा आपको एहसास ही नहीं होगा। आप खाली पढ़ाई करेंगे तो आपको रियलाइज तक नहीं होगा, लेकिन खाली सोच रहे हैं कैसे होगा कैसे होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे और ज्यादा रद्दी बन जाएंगे आप। सिंपल सा मेथड है। अमिताभ बच्चन को देख के बहुत लोगों को लगता है कि देखिए कितना डैशिंग है, इस एज में भी इतना 80 साल 85 साल का हो गया, उसके बावजूद भी काम कर रहा, लगता नहीं है ऐसा। सबको ऐसा लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि वो कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहे। उसने कुछ भी नहीं सोचा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग 60 70 80 साल के हो गए हैं, उसके बावजूद भी लगते नहीं, लगता है 20 30 साल का होगा। तो लॉजिक ये है कहने का कि जो काम में बिजी रहता है इंसान और काम करते रहता है, उसका एटीट्यूड अपने आप चेंज होते जाएगा। उसमें उसको कोई परिवर्तन के लिए वो कुछ सोच नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिक। और मैं बाद में बोला हूं, आप जो थॉट सोचते हैं, आप जिस तरीके का काम करते हैं, वो आपके चेहरे पे दिखता है। कुछ लोगों को देखिएगा चेहरा ही से देख के लगे दलाल आदमी, वो चेहरा देख के आइडिया लग जाएगा। और कुछ लोग को जो है आप देख के लगेगा कि भले नहीं कुछ होगा लेकिन ये आदमी ठीक है यार। अब वो क्या होता है, वो आपके थॉट जैसे होते हैं ना, वैसे ही आपका चेहरा शेप लेने लगता है। अगर वैसा चेहरा थॉट से कनेक्शन नहीं होता तो आप सोच के देखिए, एक आदमी जो बचपन में मतलब जो पैदा हुआ उसके बाद उसके पूरे हुलिये में बहुत परिवर्तन आता है, मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें एक खास बायोलॉजिकल चेंजेस को हटा दें तो उसके बाद उसके थॉट से ही उसका हुलिया चेंज होता है। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप दिमाग में रखेंगे इस बात को कि आपका जैसे क्या कुछ लोगों चेहरा, अगर मैंने कितना बोला है, बिना क्रीम का जो लोशन पाउडर लगा के कुछ भी होने वाला है जीवन में, अगर आप थॉट ठीक कर लो ऑटोमेटिक आप इतने बेहतरीन दिखने लग जाओगे ना, आपको बिलीव ही नहीं होगा। और थॉट ठीक करने का मात्र एक ही तरीका है, पहला तो ये छोड़ दो सोचना दूसरे के प्रति बुरा। पहला तो एकदम इसको त्याग ही दो। अगर किसी के मन में दूसरे के प्रति बार बार बेकार चल रहा है चीजें, या उसके जो है खुशी से आपको दुखी हो रहा है, तो आप मारे जाओगे, आप कुंठित भाव में मर जाओगे और आपका चेहरा भी वैसा नहीं होगा। इसलिए जो कुछ लोग को देखकर लगता है ना, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो थॉट वैसा चल रहा होता है। सच में शकल वैसा हो जाता है सर, राक्षस की तरह शकल हो जाता है, क्योंकि वो थॉट वैसा हो जाता है। और जो लोग बढ़िया है उनके पास थॉट से काम चलने लगते हैं। तो इसलिए परिवर्तन चाहिए तो सिंपल बिजी रहो, काम आसान हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का अगर आप शकल सूरत देखोगे तो शुरुआत के दिनों में बहुत पहले से अगर देखोगे, मैंने बार बार बोला बायोलॉजिकल चीजों को हटा दो, और कोई शाहरुख खान का भी देख लो, किसी का भी देख लो, तो जो चीजें थॉट प्रोसेस से रैंडमली जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जबकि सिगरेट भी पीता है, दारू भी पीता है मान लो, या सब कुछ पीता है, उसके बावजूद भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिगरेट पीना या दारू पीना किसी का पर्सनल चॉइस है, वो पिए नहीं पिए उससे जाए। भाई सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई पी रहा है, उसका पर्सनल चॉइस है। हम और आप होते कौन है बोलने के लिए? हाँ, पब्लिक प्लेस पे ना पिए, हमारा हक है, पब्लिक प्लेस हम बोल देंगे। उसके बावजूद भी चेहरे में इतना निखार बिना ब्यूटी क्रीम का। तो लॉजिक क्या है? थॉट का है। और शाहरुख खान से मैंने क्यों बोला, शाहरुख खान का लोग कितना भी बुराई कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उसके बावजूद भी उसका सबसे ज्यादा फिल्म कमा लेता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, पूरा का पूरा उसको एड में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। सोचिए जिसका घर पे फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगता हो, उसका घर पे, मानिए ऐसा कौन इंसान होगा जिसके घर पे फोटो, मन्नत, घर पॉपुलर इतना हो गया जैसे एक सिटी पॉपुलर हो गया। अब जमशेदपुर, तो जमशेद टाटा के नाम पे जमशेदपुर शहर बस गया। एक आदमी के नाम पे पूरा शहर बह जाना इतना आसान बात थोड़ी ना होता है। कैसे होता है? जब आपका थॉट उस लेवल का काम। और सबको कितना भी लगता है कि शाहरुख खान है मुस्लिम, लेकिन सर उसने जितना किताब पढ़ा है उसका कोई अगर इतना भर भी पढ़ लेना उतना किताब, तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। जितना वो बुक्स पढ़ लेता है, सप्ताह में एक किताब तो निपटा देता है वो, ऐसे ही। और क्या बोला, वो चलते फिरते जहां से शूटिंग के टाइम में जा रहे उसमें एक किताब रखा हुआ है, वो शूटिंग से रिटर्न होते हुए आते हुए एक किताब रखा हुआ है। एक हफ्ता में 1 से 2 किताब निपटाना ही निपटाना है। यहाँ तो अगर आपको बोलेंगे एक किताब पढ़ने के लिए, तो आप आए बाएं दाएं मंगवाते 15-20 दिन 1 महीना हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं, वो किताब पढ़ा ही रह जाता है। तो सक्सेस का सिंपल सा मंत्र है कि आपको रीड करना पड़ेगा, रीड अलॉट। जितना रीड कर लोगे काम हो जाएगा। जानते हो, रीड करते समय कुछ मत सोचो, सिर्फ रीड करते रहो, उसका फल आपको बहुत बाद मिलता है। वो पेशेंस चाहिए, फल के लिए पेशेंस चाहिए। तो थोड़ा पढ़ते रहोगे तो मामला आसान है, इसीलिए थॉट ठीक हो जाता है। बाकी लोग का यहाँ ब्यूटी क्रीम लगा के कितना भी थोपा पोती लिपा पोती कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही राक्षसनी की तरह ही दिख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? दोनों बराबर है, राक्षस भी बराबर है, सिर्फ जेंडर बायस नहीं है। ओवरऑल आईके गुजरात की बात करते हैं, तो इन्होंने एक चीज चेंज किया। तो देखिए, ये था फोकस ऑन नेबरहुड। देखो
जवाहरलाल नेहरू ने भी पहले ही बोल दिया था कि अगर आपका पड़ोसी शांत नहीं रहेगा ना तो आपका देश शांत नहीं रह पाएगा। ध्यान से समझिएगा। और आई के गुजराल ने उसी बात को फोकस भी किया कि नेबरहुड को पहले संभालो बेटा, क्योंकि उन्होंने देखा, जब केस स्टडी पढ़ा कि अमेरिका इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्या सब सुन पा रहे हो, तो देखा गया कि अमेरिका अपने आसपास का जो भी देश है, जो उसका पड़ोसी है, उन सबको बड़ा बेहतरीन ढंग से मैनेज किया, चाहे जैसे भी मैनेज किया, लेकिन बेहतरीन ढंग से मैनेज किया कि उसका पैसा जो है या बहुत सारा जो टाइम है उसके लड़ने झगड़ने में खर्च ना हो। और इसलिए अमेरिका का जितना भी पड़ोसी है वो सब मिल बांट के काम करता है। और जब अगर कुछ चिल्लाता उलाता है तो अमेरिका या तो पैसा दे देता है, मैंने क्या बोला, आपका पड़ोसी भूखा है तो रोटी दे दीजिए, मामला शांत हो जाएगा, वो दे देता है, तो अपने पड़ोसी को शांत रखा हुआ है। और इसकी वजह से अमेरिका के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम हरामखोर, मतलब क्या ही बताइए, इतना कोशिश करते हैं फिर भी बगल वाला सब हरामखोरी का कोर्स किया हुआ है, एक स्टेप आगे लेते हैं 3 बार बम मार देते हैं। अब कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान भरवा के पुलवे तोड़ दे, तो लॉजिक क्या है कि हमारे लिए परेशानी किस बात का है, बनाना तो आसान है, लेकिन जो तोड़ रहा है एक ही चीज के लिए, हम एक ही चीज में उलझे हुए हैं, वो ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने बोला नेबरहुड पॉलिसी पे शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। और आके गुजराल ने पहली बार बोला कि अब विदेश का छोड़ो और पहले आसपास का देश का देखो। और पहला उन्होंने क्या बोला, ग्रोथ थ्रू कैपिटलिज्म। एक शब्द बहुत आएगा पॉपुलर, ग्रोथ थ्रू कैपिटलिज्म। इसका मतलब है, ग्रोथ थ्रू कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री कौन है, यूएसए। तो हम अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि यूएसए की मदद से काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन यहां पे जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी कम था। भाई जम्मू कश्मीर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा है। अब पूरा वर्ल्ड का इतिहास देखो, जहां जहां मैंने बोला लड़ाई झगड़ा हुआ, डेवलप किया ही नहीं। अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, जहां जहां लड़ाई हुआ है वहां हमेशा बर्बादी हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी सर लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते थे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहा है। तो पूरे इंडिया की तुलना में देखें तो डेवलपमेंट तो कम ही हुआ है। अरे हाँ ना, अगर जम्मू कश्मीर में आज शांति हो गया है तो जम्मू कश्मीर में अब डेवलपमेंट भी काफी तेजी से हो रहा है। अब तो आपको हमको बहुत चीज सुनने को भी मिल जा रहा है, डेवलपमेंट का हो रहा है, क्रिकेट में हो चाहे किसी चीज में हो, तो बहुत सारे लोग वहां आसानी से जा पा रहे हैं। लेकिन इसके पहले जब आप सुनते थे तो जम्मू कश्मीर के बाद में जब भी ध्यान में आता था जम्मू कश्मीर, तब एक ही बात आता था, कौन मारा, कौन जीता, कौन मर गया, कहां मर गया, ये थॉट चलता था दिमाग में। अभी वैसा नहीं चलता है। इसलिए बोला इन्होंने, सिंपल आईके गुजराल ने बोला कि भाई जहां जहां डेवलपमेंट कम है उसका कारण ये है कि वहां पे स्टेबिलिटी कम है, तो हमको स्टेबिलिटी बनाना पड़ेगा। दूसरा, अदर स्टेट्स के बारे में इन्होंने बोला कि लेस वायलेंस हुआ तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में बात करते हैं तो कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर के, वैसा तो कोई वायलेंस बिहार में नहीं हुआ उस मास लेवल पे कि हमेशा परेशान रहता हो, तो बिहार का डेवलपमेंट भी इतना बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम शांति तो है, स्टेबिलिटी तो है। जम्मू कश्मीर में तो पता ही नहीं है कि सर चलते चलते क्या हो जाएगा, अभी पता है क्या होगा, इसलिए अभी सब लोग खुलाम मतलब जा रहा है, आ रहा है इधर। की टू इंडियाज ग्रोथ स्टेबल नेबरहुड, इन्होंने खुद बोला, इन्होंने कुछ पॉलिसी देकर बोला, और उसके बाद बोला कि अगर इंडिया को ग्रोथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, व्हेन वी, ये जो फर्स्ट यहाँ पे, व्हेन वी आर नेबर्स ग्रो देन स्टेबल इन्वायरमेंट, जब हम और हमारा पड़ोसी दोनों साथ बढ़ेगा तो स्टेबल इन्वायरमेंट होगा। अच्छा, हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और अभी एक नया है सबका विश्वास, उसमें जुड़ गया है ना। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेबर्स शुड, यहां लिखा है, ध्यान से इसको समझिएगा, ये जो नेवर शुड इंस्पायर फ्रॉम, क्या लिखा हूं, अदर ग्रोथ। भाई अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उससे खुश हो, तभी जाकर ठीक होगा आपका मामला, नहीं तो कोई बढ़ रहा है और आप उससे दुख हो तो आपका जो है नुकसान बहुत भयंकर वाला होगा, थोड़ा नहीं भयंकर। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक यह है, देखिए, उनसे जलिए मत, बाकी उनसे सीखिए। सो गुजराल फॉलो अल्ट्रुइस्टिक कैपिटलिज्म इन आईएफपी, एंड इसीलिए उनको यहां पे बोला गया, वाइल यूएसए जो है कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म इस्तेमाल करता है। मतलब क्या है अल्ट्रुइस्टिक कैपिटलिज्म, मतलब क्या है, आशावादी विश्वास कि हम अगर कैपिटलिज्म को सही ढंग से फॉलो करते हैं तो अच्छा चीज है। चाणक्य याद करो, इंडिया फर्स्ट कैपिटलिस्ट जिसने सभी के बारे में सोचा, अरे पढ़ाया था आपको। और यहाँ पे जो है अमेरिका में नियम है सर, कोई आदमी, सोचो दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा रिचेस्ट आदमी अमेरिका से ही क्यों आ जाता है, वहां का माहौल बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका का कोई आदमी चाहे कहीं और देश का आदमी जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिचुएशंस है। अमेरिका में सब कुछ इसलिए अवेलेबल है, वहां की गवर्नमेंट पूरा का पूरा सपोर्ट करती है आपको। तो जो आदमी अमेरिका जाकर रिच है, वो हो सकता है कहीं और का होगा, लेकिन वो अमेरिका में रहकर रिच हुआ है, उसके 100% से ज्यादा जो है पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वो वैसा माहौल मिल जाता है। उतना आसान अफ्रीका में नहीं होगा, उतना आसान इंडिया में नहीं होगा।
इसलिए आसान नहीं होगा इंडिया में। यहाँ तो एक खाली आप ठेकेदारी लीजिएगा तो 20 कितना कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ेगा आपको आइडिया नहीं। अगर आप एक चीज का प्रोजेक्ट लेते हैं तो सर कितना आदमी, अच्छा प्रोजेक्ट ले लिया उसके बावजूद भी कौन रंगदारी मान के ले जाएगा। तो आपके पास बहुत डिफिकल्ट चांसेस है कि आप यहाँ पे उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तो सीधा बोला जाता है, सीधा एक ही नियम है, अगर तुम में दम है और तुम मेहनती हो तो गवर्नमेंट आपको पूरा खुलेआम छूट देती है, जितना रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हो कर लो। वहां पे सिंगल हैंडेड चलता है कॉम्पिटिटिव। इसलिए जो आदमी इंडिया का है वो अमेरिका जाकर नहीं क्यों इतना ज्यादा अमीर हो जाता है, उसके पीछे कारण है क्योंकि वहां मेहनती तो होता ही है और वहां जाकर उसको फैसिलिटीज मिल जाता है। वहां ना तो उसको रंगदारी में फंसना है, वहां उसको कोई सास बहू की लड़ाई में नहीं फंसना है, वहां कोई चीज में फंसना नहीं है। लॉजिकली जो है इन्वायरमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट कर देता है, दोनों मामलों निकल जाता है। यहाँ तो आप एक कार खरीद कर लेगा, 3 गुना बनाया हुआ है निशाना, आपको फोन करके पहुंचा दिया एक पेटी, इतना तो समझ लिया। अब ये जो है ना आपका जो ग्रोथ है वो होते होते कितना मतलब बहुत आसानी से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो खैर, तो ये हमारा गुजरात का फोकस किस पे था, नेबरहुड को शांत रखने में या फॉरेन कंट्रीज को शांत रखने में, नेबरहुड को शांत रखने में। यहां तक क्लियर है। अब इसके गुजराल जी के बाद आते हैं वाजपेयी जी। और वाजपेयी जी का मैंने पहले भी बोला था एक बार आपको कि वाजपेयी जी का इज्जत सबसे ज्यादा है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में। कुछ बुझा रहा है? और इसके लिए मैंने आपको पढ़ा भी दिया था कि बस डिप्लोमेसी वगैरह शुरुआत किए थे। अरे जब पाकिस्तान पढ़ा रहा था आपको कि बस डिप्लोमेसी उन्होंने शुरुआत किया, कितने सारे डायलॉग पाकिस्तान के साथ शुरुआत किया। उन्होंने बोला भी कि तू बता क्या चाहिए, अनऑफिशियली भी हम लोग बात करते थे। लेकिन बाद में जब देखे कि परेशान हो गए तो उन्होंने क्या बोला था, टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, बात और आतंकवाद साथ नहीं चलेगा। ये पढ़ा चुका हूं मैं। तो अब जरा उसी का चीज है, यहां देख लीजिए। मैंने कुछ बातें बोली आपको कि बीजेपी जो है वो हमेशा इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करेगा, ये उसके पॉलिसी में है। तो हर पार्टी का पॉलिसी होता है। कांग्रेस उतना डायस्पोरा को लेकर जो है नहीं रहता है एक्टिव, मतलब डायस्पोरा का मतलब समझ में आ रहा है। अब अमेरिका में जहां पर इंडिया के बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बीजेपी जब वहां जाएगी तब वहां पूरा डायस्पोरा को संबोधन करेगा। और देखिएगा वहां जाते अमेरिका में जाके कहेगा मेरे प्यारे भारतवासियों, उनको भी वहां पे जाके बोलेंगे। तो उसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को विदेश से मिला था। अब लोग विदेश से कहते हैं अरे विदेश में भी भाई है, फैसिलिटीज है, आप इंडियन सिटीजन है, अब आप यहां से 6 साल के लिए 10 साल के लिए अमेरिका गए तो आपका नागरिकता थोड़ी खत्म हो गया। तो आप गए हैं तो आपका वोट देने का अधिकार तो है ही। तो उसके लिए भी अलग पोर्टल होता है, अलग ऐप होता है, अलग वेबसाइट्स होते हैं। तो वहां से जो आपने वोट मिला वो सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट मिल जाता है। अच्छा, स्वाभाविक भी है क्योंकि जब काम उनके लिए वाकई में करता है, उनके लिए चीजें आसान बनाता है। और दूसरा, अगर वहां पे कमा रहे हैं और वहां से पैसा इंडिया भेज रहे हैं तो इंडिया के लिए भी तो रेमिटेंस मिल रहा है। आप सऊदी अरेबिया में कमा रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए तो भी फायदा है क्योंकि वहां का पैसा हमारे पास आ रहा है। तो लॉजिक ये है कि बीजेपी इंडियन डायस्पोरा को हमेशा फेवर करती है। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उसको फेवर नहीं करती है, लेकिन उतना ज्यादा वो मतलब इंस्पायरिंग है, उतना ज्यादा उसको मोटिवेट भी नहीं करती है, न्यूट्रल रहता है। गया हाँ आ गए तो हेलो है जी, नहीं तो काम खत्म। तो इसमें कोई गलत या सही का बात नहीं है। बात इसका है कि हर पार्टी का अपना एक पॉलिसी होता है, अपने हिसाब से हर कोई काम करता है। तो लॉजिक ये देखिए, दैट्स व्हाई इंडियन डायस्पोरा वाज फोकस्ड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी का। तो जब अगर बीजेपी डायस्पोरा को सपोर्ट करती है तो विदेश का पॉलिसी जब भी फॉरेन पॉलिसी बनेगा उसमें डायस्पोरा के बारे में बात कही जाएगी। और याद रखिए, कनाडा के साथ जब अभी विवाद हुआ था, छुटपुट विवाद, जिसमें अभी बोला गया था वीजा और ये सब बात को जो रोक दिया गया था, फिर उसको अलाउ कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट जानती है कि इंडियन डायस्पोरा परेशान है, ये डायस्पोरा वोट करता है, ज्यादा दिन टाइम नहीं लगेगा, उनको छोड़ दिया। दूसरा, यहां से वहां जाएगा तभी तो रेमिटेंस भी भेजेगा और इंडियन गवर्नमेंट को फायदा भी होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है इस हिसाब से डायस्पोरा को दिक्कत नहीं देती है। और बीजेपी इसलिए जब भी कभी विदेश में किसी इंडियन के बारे में चर्चा होगा ना, सबसे पहले करेगा ये। आज से कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स लोगों पे अटैक हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स पे जबरदस्त तरीके से एक नस्लभेदी टिप्पणी और बहुत सारा चीज कांड शुरू हुआ था। उस समय सरकार में कांग्रेस थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, मतलब सब मिलजुल के। तो बीजेपी ने उस समय सबसे ज्यादा मुहिम छेड़ दिया था और उसी से पहले से ही डायस्पोरा को बीजेपी बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है। तो अब जब भी कभी कुछ टिप्पणी में ऐसा होता है ना, तो एक्शन तुरंत लिया जाता है। और पहले जब होता था तो उसमें टाइम लगता था उसको प्रोसेस करने में, फिर थॉट प्रोसेस में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अभी, और ये डिफरेंस इंडियन डायस्पोरा के लिए इसलिए बीजेपी जो है सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा बात, 2001 में याद करो कहानी, यूएसए ने इनवाइट किया था इंडिया को, कहा अफगानिस्तान में,
और बोला था आइए और डेमोक्रेसी लाने में मदद करिए, अरे हामिद करजाई बोला था आपको, तो 2003 तक आते थे। और उस समय सर मैंने बोला वाजपेयी जी के समय में, अच्छा 2001-2003 में बुलाया, अगर अमेरिका हमको बुला रहा है कि आइए और मदद करिए, इसका मतलब हमारा स्टेटस पहले से बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, तभी वो बुला भी रहा है, क्योंकि पहले कहीं भी वो बुलाया नहीं है। अब उसको लग रहा है कि इंडिया एक कैपेबल कंट्री है जो उनकी मदद कर सकता है, तो क्या किया, बुलाया। अब आप मुझे बताओ, क्या अकेले वाजपेयी जी के दम पे हो गया कि सारा पीएम का इसमें रोल है? सारा पीएम का रोल है, हर किसी ने अपने अपने लेवल पे काम किया, तब जाकर यहां पे आकर काम हुआ है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? अब आगे नेक्स्ट, उसके बाद ड्यूरिंग वाजपेयी सिचुएशन वाज वेरी अनसर्टेन लाइक नाउ। बात सही है, सिचुएशन अनसर्टेन इसलिए था क्योंकि देखो, एक तो 1991 से 2008 तक वर्ल्ड यूनिपोलर ही चल रहा है अभी भी। दूसरा 2008 या 2000 उसके रिसर्जेंट रसिया, अरे रसिया रिसर्जेंट मतलब होता है दोबारा, तो रसिया तो दोबारा फिर कब आएगा? 2007-8 के बाद। लेकिन अभी भी जब वाजपेयी जी जब तक है तब तक हमारा काम तो अमेरिका से ही चल रहा है, यस और नो? तो लॉजिक क्या है, वाजपेयी जी के समय भी सिचुएशन ठीक नहीं था, और इसीलिए वाजपेयी जी को इतना योगदान कहां से मिल गया, उसके पीछे कारण यह था कि पाकिस्तान अभी हम पे पूरी तरीके से मतलब भिड़ गया था, और पाकिस्तान अमेरिका की मदद लेके अमेरिका के थ्रू एक प्यारा धमकी देता रहता था, और वाजपेयी जी ने उसमें कोई कहीं से प्रेशर नहीं लिया, जबकि वाजपेयी जी को पता है कि हमारा कोई दूसरा हाथ नहीं है इधर, मतलब कि रसिया तो हमारा था, तो रसिया तो अभी परेशान है, तो है ही नहीं। उसके बावजूद भी एटीट्यूड में रहना मजाक की बात नहीं। मतलब आप सोचिए, आप एक कैप्टन हैं या लेफ्टिनेंट है, आपको घेर लिया है 10-15 आदमी दुश्मन है, और उस समय भी आपका एटीट्यूड ऐसा है कि भैया एक ही बात तो बोल रहे हैं कि मार लेना है तो मार लो, और नहीं अगर छोड़ दिए तो तुम से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। सोचिए वो आदमी घेरा हुआ है, 10 आदमी 20 आदमी सब पिस्टल लेके है, आप अकेले हैं निहत्ते, उसमें भी आपके पास एक चुभी है, नॉर्मल एक तलवार या चाकू, बस इतना ही सब कुछ है, और उसके बावजूद भी आप एकदम एटीट्यूड में हैं और उस लेवल पे लड़ने के लिए तैयार है, तो आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। वही मानसिकता इंटरव्यू के लिए बड़ा मैटर करता है। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि जब इंटरव्यू आप एसएसबी वगैरह का देते हैं, एसएसबी ये वाला नहीं है, सशस्त्र सीमा बल वाला नहीं भाई, वो सब नहीं, उसकी बात हम बोल रहे हैं जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, एनडीए सीडीएस आप जब देते हैं तो 6 दिन का 7 दिन का इंटरव्यू चलता है, तो जब आप उसमें जाएंगे तो अलग अलग अपना जो है, तो उसमें आपका एटीट्यूड ही मैटर करता है बस, कि किस तरीके से हैं आप, मसवाए हुए हैं कि कैसे हैं, कि गए वहीं पे सर हम तो छोड़ देंगे भाग जाएंगे, किस तरीके का एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड लोग 2 मिनट में जज कर लेते हैं। इसलिए अलग अलग टेस्ट होता है। तो इंटरव्यू मैंने बोला कि जो भी चीज आप सोचते हो वो एक ही चीज पे स्टिक हो जाओ, बस आसान होगा। आर्मी में, डिफेंस में एक ही चीज है, जो चीज बोल दी उस पर एकदम खड़े रहो। तो बहुत ऐसा जो मैं आपको बोल रहा हूं कहानी के घेर लिया था, ये रियल स्टोरी है। और ये जो मानिक शॉ के बारे में जो आप जानते हैं, ये मानिक शॉ के ऊपर ये कहानी है। उनसे पहले उनके बहुत सारे ऐसे, उनके अंडर में जो लेफ्टिनेंट काम करता था उसको भी ऐसा ही घेर लिया गया था जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और अकेले सबको मार के आया सर। तो वो तब होता है जब आपका ट्रेनिंग जबरदस्त हो। अब आप मेहनतें नहीं किए हैं, रिवीजन करवे नहीं किए हैं, तो एग्जाम को कहां से टैकल कर लीजिएगा? सिंपल सा बात है, एग्जाम टैकल आप तब कर लेंगे जब आप रिवीजन कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे आपको किसी थर्ड पर्सन से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा। आप जब पढ़ोगे ना, 3 दिन पढ़ो, 3 दिन के बाद कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ के आएगा, इस बार चीर फाड़ देंगे। अब 10 दिन छोड़ दो पढ़ाई, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आएगा, उल्टा वाला आएगा कि बेटा हमसे कुछ ना हो पाएगा, निठल्ला है, निठल्ले रह जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिक ये है कि आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लगातार मेहनत करते जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस जब आता है तभी इंसान 10 आदमी के बीच में हो चाहे 1000 आदमी के बीच में। आप सोचो, इंटरव्यू देने जाते हैं आप, इंटरव्यू में 5-6 आदमी आपको घेरा हुआ है, और उस बीच में आप बैठे हुए हैं, और दनादन क्वेश्चन चारों ओर से आ रहे हैं, मतलब गोली आ रहा है, दनादन, अकेले आप बैठे हैं, जवाब देना है। उसको वही टैकल कर पाएगा जो पढ़ा हुआ है ठीक से। तो इसीलिए तो मेहनत उसमें करना पड़ता है ना, कि आप पढ़े हो, नहीं तो आप इरिटेट हो जाइएगा, 2 मिनट में आप परेशान होकर उसके बाद बर्बाद हो जाएगा ऐसे ही। तो लॉजिक ये है कि आप उसको इसलिए काम करते हैं ताकि आसानी से जो है टैकल कर पाए। तो मेहनत करिए आगे। तो वाजपेयी जी का सबसे बड़ा रोल क्या है? मैंने बोला, एक तो इन्होंने उस समय, जिस समय पूरा सिचुएशन बेकार चल रहा था और रसिया भी परेशान था, तब भी इन्होंने सिचुएशन बढ़िया से टैकल किया। सुन पा रहे हैं? दूसरा, पाकिस्तान को भी इन्होंने अलग तरीके से टैकल किया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखिएगा, मनमोहन सिंह, वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह का योगदान इकोनॉमिक्स में, मैंने कल भी बोला, बहुत बड़ा योगदान है। आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि जब जब हमें बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्लोबल पावर एस्पिरेशंस, हमारा फर्स्ट डे से सपना था कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के हम भी एक पावर प्रोजेक्शन कर सकते हैं, तो पहले दिन से था। दूसरा, इंडिया यूएसए साइंड न्यूक्लियर डील,
इंडिया यूएसए ने न्यूक्लियर डील साइन किया, ध्यान समझो, उस समय और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये दोनों मैंने बताया था आपको। मैंने क्या बताया था कि सर अमेरिका चाहता था कि हम न्यूक्लियर वाला काम जो है करें और हमारा आर्मामेंट हो, हमारा जो है आर्म्स जो है हथियार और ये सब संख्या बढ़ाने का। और हमने उस समय भी बोला था उसको कि बेटा ऐसा है कि हम लोग जो है आर्मामेंट तो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमको और कोई खतरा हो और न्यूक्लियर वाला कोई चीज हो तो हम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। इधर एस जयशंकर उस समय विदेश मंत्री, मतलब अभी विदेश मंत्री हैं, उस समय वो डिप्लोमैट्स थे जब इंडिया और यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुआ। जब हमने न्यूक्लियर डील साइन इस बात पे किया कि आप हमको उतना हेल्प करेंगे जिससे हमारा काम हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान रखिएगा यूएसए सब कुछ करने के बावजूद भी डील हमसे क्यों कर रहा है, उसके पीछे दो कारण है। पहला, सबसे फर्स्ट कारण ये है कि यूएसए को भी ये बात समझ में आ गया कि इंडिया जो है पाकिस्तान की तरह नहीं है। और मैंने बोला था एक हाइफनेशन और डीहाइफनेशन, याद है उस समय बोला था कि जब वो इंडिया से जुड़ेगा तो पाकिस्तान के बारे में सोचता था कि क्या असर पड़ेगा, इसलिए पहले इंडो पाक वर्ड इस्तेमाल करते थे। अब हम इंडिया एंड पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं, तो अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा। अब अगर हम थोड़ा एक स्टेप आगे आए तो दो चीज होगा, हमने एक और चीज साइन किया, एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेसी। इसका मतलब सिंपल है, एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेसी का है कि हम उस समय जब डेवलप कर रहे थे तो हमको ऑयल चाहिए। इधर देखो, किसी भी देश को जब डेवलप करना होता है तो ऑयल ठीक ठाक मामले में चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑयल ये सब कुछ उसको चाहिए ही चाहिए। तो हमें तेल चाहिए और हमारे पास था नहीं, और उस समय तेल के लिए हमारा बड़ा बुरा हाल था। तो हमने क्या किया, अमेरिका से इसलिए संबंध रखा क्योंकि अमेरिका जिन जिन देशों से है उनसे जो है मदद करेगा। और याद करो पहले ही हमने ये साउथ ईस्ट एशिया से रिलेशन बनाया था, नहीं बनाया था? बनाया था, पहले के पीएम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, लुकिस्ट पॉलिसी भी उसी दम पे था। तो जहां जहां गए, अब एशिया पर आए तो वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब कहां है? साउथ ईस्ट एशिया के तहत है। अब साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां गए, अब जैसे कुछ जगह पे वेनेजुएला पढ़ाया था आपको, वेनेजुएला, तो वेनेजुएला के अंदर ऐसे ही पेट्रोल कितना है सब खत्म। हम उन सारे कंट्री के पास गए, जो जो कंट्री मान गया ठीक है, जो जो कंट्री नहीं माना अमेरिका से मनवा दिए। कुछ बुझा रहा है? क्योंकि अमेरिका से हमने डील उसलिए साइन किया था, तो जो मान गया ठीक है। अब एक राजा थे वो नहीं मान रहे थे, तो अमेरिका का फोन गया, और वो यही है, कोई और नहीं। यहाँ पे फ्यूडो कैस्ट्रो नाम दिख रहा है, तो फ्यूडो कैस्ट्रो जो थे ये भी लगभग नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो वेनेजुएला और उसके आसपास से लोग मना कर रहे थे, तो सर फोन गया और उसके बाद मामला हो गया काम। तो लॉजिक क्या है, अमेरिका से हमने इसलिए जोड़ा ताकि हमें ऑयल की जरूरत थी। और देखो हम अगर इंडिपेंडेंटली सबके साथ जाते, अरे भैया आप मार्केट में नए नए आदमी हैं तो आपको कोई जानता नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है। अब आप मान लो नए नए आदमी हो, मसाला बनाए हो, अब आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। अब दुकानदार के पास जाओगे, पूछोगे भाई कौन है, आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू कैसे पता चलेगा? जब आप किसी एक ऐसे पर्सन को पकड़ोगे जो पहले से एस्टेब्लिश थे। अगर आप उसको पकड़कर बोलोगे कि नहीं भाई ले ले, तो काम हो जाएगा। हमने अमेरिका को इसीलिए पकड़ा कि जो जो आदमी जिससे हमको ऑयल चाहिए उससे मिलने के लिए जो मना करेगा वो अमेरिका है। और अमेरिका ने सबको, और याद करो अमेरिका ने पहले सियाटो बनाया था कि नहीं बनाया था? बना ही था। तो सर सब के सब वो नाटो ग्रुप के अंदर आ ही रहे थे, तो हमने सियाटो से मदद ले लिया। और जहां जहां कंट्री मनमोहन सिंह सबके पास गए, और उसके बाद हमने जापान के साथ रिलेशन बनाया। और जापान के साथ हमने सिर्फ ऑयल के लिए नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशन रिलेशन था, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी से लेकर स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट किया। तो ओवरऑल बताओ मुझे, अगर हम बात करते हैं मनमोहन सिंह का, तो क्या इन्होंने सिर्फ ये देखा कि बीजेपी या कांग्रेस, या इन्होंने ये देखा कि पीएम सबका होता है? और देखो आप कितना मजेदार चीज है, जब हम नहीं पढ़ते रहते हैं ना तो हमको कांग्रेस बीजेपी लगता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखकर क्या लगेगा, हर पीएम, सोच के देखो, जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हर एक का हर एक पीएम अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और एक अलग नहीं बल्कि सब लोगों ने एक बेंचमार्क सेट किया। मैंने वही बोला कि आपके परदादा जी ने जमीन खरीदा, दादाजी ने बाउंड्री घेरा, उसके बाद जो है पापा जी ने, और उसके बाद एक फ्लोर बनाया, फिर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरा फ्लोर बनाते हैं कि उसके बाद बर्बाद कर देते हैं। तो लॉजिक यही हुआ कि इंडिया में हर पीएम ने इंडिया को अलग लेवल पे पहुंचाया है, इसीलिए उन्होंने कभी भी पार्टी के हिसाब से नहीं सोचना है। आम आदमी जो होता है वो हर बार पार्टी के बारे में सोचेगा। समझ पा रहे हैं? जब भी कुछ काम होगा तो बोलेगा ना कांग्रेस कह ले रहे, इधर बोलेगा ना बीजेपी कह ले रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो आम आदमी, आम आदमी का कारण ही वही आम आदमी। अब ये वाला जरा एक बार देखो, मनमोहन सिंह के बाद ये वाला पूरा लाइन पढ़ो थोड़ा सा, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
हो गया, पढ़ लिए। एक इसमें फुल फॉर्म है एसएलओसी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आएगा, ये आता है हमेशा। एसएलओसी, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या जिंदा हो सब? रेडी रहना। कल देखो क्लास ऑफ है, इसलिए थोड़ा चाह रहे हैं कि जितना भी ज्यादा हो, दर्द हो चाहे जो कुछ हो, निपटा लिया जाए इसको आज, ठीक है ना, ताकि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे खींचेंगे। देखो इसमें अगर खुद से भी पढ़ोगे ना तो आसान हो जाएगा, लेकिन करने का पीछे कारण यही है कि आसान है, मेरा जिम्मेदारी है और मैं करवाऊंगा, आपके लिए आसान ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैंने बोला इंडिया ने सबके साथ लगभग रिलेशन बनाया, हाँ या ना? और इंडिया जब सबके साथ बनाया तो इसमें ऑस्ट्रेलिया वाला भी आपको जिक्र दिखा होगा, दिख पा रहा है सर? सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो सिंगापुर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, सिंगापुर से भी हमने रिलेशन बनाया। जिनको एशिया पढ़ा चुका हूं उनके लिए ध्यान रखना, नहीं पढ़े परेशान मत होना। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह एंगेजमेंट देखिएगा ब्रॉडर लेवल पे किए हैं या फिर थोड़ा ही किए? ब्रॉडर लेवल पे। और लगभग देखिए हमने वर्ल्ड के लगभग हर कोना हमने छान दिया, हर तरफ से। नॉर्थ अमेरिका चली गए, साउथ अमेरिका चली गए, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम लोग चले गए, अफ्रीका में कुछ कंट्री के पास भी हमने धावा बोल दिया। ब्रिटेन हमारे साथ ही है, मतलब हमारे साथ है इन द सेंस क्योंकि उसका बाप हमारे साथ है। अरे बुझा रहा है ना भाई? तो सिंपल लॉजिक है, जब वो साथ है तो फिर का ही नहीं होगा। तो मनमोहन सिंह ने लगभग वर्ल्ड लेवल पे एंगेजमेंट किया। तो आपको यहां देखने को क्या मिलेगा? मनमोहन सिंह ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी को क्या लगता है? मनमोहन सिंह कुछ नहीं किया है, मौन जब होके चले गए, ऐसा नहीं कुछ है, हर पीएम का रोल है। आगे उसके बाद मैंने बोला ये उस समय ही क्यों एसएलओसी लाया गया, इसमें लिखा हुआ है क्योंकि हमारा देखो जिसके साथ व्यापार हो रहा है उसका ज्यादा फोकस है हमको ऑयल एंड पेट्रोलियम में, और तेल लाने के लिए सी वाला रूट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, और सी रूट जब इस्तेमाल होगा तो रूट सेफ होना चाहिए, और इसके लिए हमने एसएलओसी बनाया ताकि वहां पे पाइरेसी ना हो, वहां पे कुछ वैसा हरकत ना हो। इसलिए हमने सी रूट को सेफ करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? एसएलओसी। कुछ बुझा रहा है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस समय जैसे जैसे डिमांड था उस समय हमने ऐसा काम कर लिया। रोड का अभी क्यों काम चल रहा है? देख के देखो, मैंने बोला कोई देश जब नया नया जन्मेगा तो मैंने बोला उसको ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील, बेसिक चीज बहुत जरूरत पड़ेगी, और इंडिया ने बांग्लादेश में वही चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको मैंने पहले बोला अगर एक देश जब उस लेवल से ऊपर बढ़ जाए तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कनेक्टिविटी का, और उस कनेक्टिविटी के लिए चाहिए रोड। इसीलिए अब रोड पे फोकस ज्यादा है, और उस समय एसएलओसी पे फोकस ज्यादा था। और अब रोड का ऐसा फोकस है कि सर 3 घंटे 4 घंटे में आप मतलब यहां से दिल्ली पहुंच जाइए, कुछ भी हो जाए, फ्लाइट से नहीं, समझ में आ रहा है? ट्रेन से। तो लॉजिक जो है बोला गया था बुलेट ट्रेन, और वो बुलेट ट्रेन की जगह पे एक नया उसका छोटा वर्जन, एक लगभग वंदे भारत जो है उस हिसाब से काम चल रहा है। दूसरा, नितिन गडकरी ने रोड का अलग ही लेवल पे कांड शुरू कर दिया, और बात सिर्फ नितिन गडकरी की नहीं है, वो बात तो पहले से ही चल रहा है कि जो देश के सारे पीएम ने जहां तक जाकर छोड़ा उसके आगे अलग लोग वहां से काम शुरू कर रहे हैं। अब हम सिर्फ ये बोले कि नितिन गडकरी का ही सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है, गलत है। लेकिन फिर भी हाँ,
और सबकी तुलना में काम ईमानदारी से तो कम से कम कर रहा है, उसका जो लॉजिक है, आइडियाज है, वाकई काम का है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर अभी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब मजबूत हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि अब हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखो, जब आपको ये सोचना हो कि कैसे, तो जिस तरह से अमेरिका डेवलप हुआ है, जिस तरीके से और भी कंट्रीज जो अभी पावरफुल है और डेवलप हुए, वैसे इंडिया भी एक दिन उस लेवल पे जाएगा, तो आपका थॉट प्रोसेस भी वैसे ही बदलते रह जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको बिजनेस या कुछ भी करना है तो थोड़ा सा आप अगर सेंसिटिव और थोड़ा सा अगर अलर्ट रहिएगा, तो आइडिया लगा लीजिएगा कि कैची का बिजनेस कर सकते हैं आराम से, कि देश किधर बढ़ रहा है, किसकी तरफ, उस रुझान को पकड़कर और अमेरिका के केस स्टडी कर आप आराम से वैसा बिजनेस डाल सकते हैं। ये फायदा आपको आईएएस में हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब जो तैयारी कर रहा था आईएएस का, तैयारी करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे उसको आइडिया आया, उसने बैग का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। उसको कुछ भी पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। जब पढ़ने लगा तो पॉलिटी में उसको पता चला, फिजिकल ज्योग्राफी में लोकेशंस के बारे में पता चला, और तब पता चला कि हम लेदर का बैग प्योर कहां से ले सकते हैं, कहां पे दे सकते हैं। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, और वो ऑनलाइन ही है, पढ़ाई भी कर रहा है, भी किया, और 3 साल के अंदर सर उसका करोड़ों का कंपनी, लगभग मतलब 12,000 करोड़ 11,000 करोड़ कंपनी का उसने सेल आउट कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या है, ये जो तरीका है कैसे पता चला। अब एक बिजनेसमैन को घंटा पता ही नहीं है कि माटी में कौन सा चीज होगा, ऊख होगा कि करेला होगा कि क्या होगा। अब जाके रोहरी रोप दिया। आप समझ पा रहे हैं, खुद पता तो हो कि उस मिट्टी में होगा क्या। गांव के लोग को जनरली क्या होता है कि खलाड़ बा तो धान हो जाए, ऊंचा बा तो गेहूं हो जाए, ये सही होता है। लेकिन सिर्फ वही चीज मैटर थोड़ी ना करता है कि खलाड़ और भी चीजें मैटर करती हैं। अब किसी का गलती से किसी साल अगर बहुत ज्यादा उपज गया तो पूरा गांव इसी बात से परेशान है कि उसको कैसे उपज गया, अगला साल फिर सब अपना जो है वही काम करने लगेगा। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सॉइल टेस्टिंग के लिए एक ऐप ही ला दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया कि अपना जो है मिट्टी का जांच करिए, और मिट्टी के जांच में क्या बेस्ट हो सकता है उसी को डालिए। अब वो कौन समझ पाएगा, जो पढ़ा हुआ है वही समझ पाएगा, जो पढ़ा हुआ नहीं हो क्या अब बोलेगा सर इधर से बोल रहे थे कि पोटाश जो है डाल देना खेत में, खूब बढ़िया होगा। अब डालना था 1 kg, डाल दिए 1 बोरा, पूरा जो था वो जरिए गया। अब लॉजिक क्या है कि लिमिटेशंस नाम का भी तो चीज है कि सर सब्जी में कितना मसाला डालिएगा उसी तरीके का सब्जी बनेगा। तो इसीलिए आईएएस का सबसे बेनिफिट है, मैं सच बता रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी जिसने बढ़िया से पढ़ लिया, जिसने पॉलिटी बढ़िया से पढ़ लिया, अगर ये 2 चीज को बढ़िया से इस्तेमाल कर दे, और आईआर, ये 3 चीज को, और अगर मैपिंग पढ़ लिया तब तो मामला और अच्छा हो गया। समझ पा रहे हैं, अगर ये 3 से 4 चीजों बढ़िया से पकड़ लिया, और अगर थोड़ा मन और करे तो एथिक्स अगर पढ़ ले, समझ में आ रहा है, तो क्या हो गया कि उसको सब कुछ पता चल गया। देखो, बिजनेस में मौलिकता चाहिए, बिजनेस में आपको बेसिक चीज का चाहिए कि भाई कहां से लोगे, कहां डालोगे, कहां शुरुआत करोगे, ये सारा कुछ आपको मिल गया। जब ये सारा कुछ मिल गया तो काम आसान हो जाएगा। और अब एसएससी में पढ़ते हैं क्या, मान लीजिए एसएससी या रेलवे में, उसमें पढ़ाएगा कथी, तो चौका चौका, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो कि सर आप रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा, उसका क्या ही इस्तेमाल करेंगे आप। और उसमें एक बेसिक मानसिकता होता है जनरल कॉम्पिटिशन में कि रट जाओ, जैसे आप कॉन्सेप्ट पूछेगा टीचर ही बोले रटा ना, इतना कहां बुझ। अब वो क्या है, लड़का का जो है रटने वाला हो गया, लूसेंटे पूरा रट गया। जनरल कंपटीशन के अधिकतर बच्चे, मैंने बार बार बोला, लूसेंट पूरा रटे हुए भाई, वो पूरा का पूरा अंतिम से लेकर सो पूरा एकदम जो बोलते हैं ना एकदम सारा सारा इतिहास सारा रट गया हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कभी नहीं हो पाएगा। और ये आईएएस का फायदा क्या है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया ये अगर पेट्रोलियम है तो वेनेजुएला में क्यों होगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास अटलांटिक ओशन है, वेनेजुएला के पास ये है रिसोर्स है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे चलेंगे तो हो जाए। इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आईएएस का तैयारी सिर्फ इसलिए मत करिए कि आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी इसलिए करिए क्योंकि मजा आएगा, उस पर जो चीजें सीखने को मिलेंगी ना वो बहुत कुछ देके जाएगा आपको। इसलिए आईएएस का आदमी जो बैठा हुआ है बेकार भी है, वो बेकार नहीं होगा। ध्यान से, प्रोटेक्टिंग ऑफ एसएलओसी, 2 टर्म है इसमें। एसएलओसी हो गया, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दिख रहा है। अब इसको समझने के लिए यहां पे एक मैंने बनाया हुआ वो भी समझ लेना। कंट्री का जो इकोनॉमी इंक्रीज करेगा तो उसको क्या चाहिए, तेल और रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए फिर वो एसएलओसी क्यों बनाया, इधर क्यों बनाया, ताकि वो रक्षा कर सके किसका, सी पैरेसी का। और एनएसपी, देखो एनएसपी मतलब होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब कि हम अपना रक्षा करने के साथ किसी को प्रोवाइड भी शुरू कर दिए। और जब एनएसपी पे कोई पहुंच जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अलायंस, यानी कि कोई कंट्री अगर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया तो उसके बाद अगला चीज है कि वो किसी भी कंट्री को अलायंस प्रपोज कर सकता है। कुछ बुझा रहा है, और इंडिया के साथ भी वही हुआ। इसी के बाद का प्रोसेस में क्या आ जाएगा, सोलर अलायंस आ जाएगा। और ध्यान से समझोगे तो क्या हुआ,
हमारे कंट्री का जो है एनर्जी जो इकोनॉमी है इंक्रीज करने के लिए तेल चाहिए, हमने मंगाया, एसएलओसी हमने किया, हमने उसका यूटिलाइज किया, एनएसपी पे आए, और एनएसपी के बाद अब अभी के समय में मोदी जी चिल्लाते रहते हैं सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र क्यों चिल्लाए? क्योंकि पीछे का पीएम जो है उसने हर एक लेवल पे अपना काम किया है। सो यहाँ क्या लिखा हूं, सो और एवरी पीएम हैज वर्क ऑन दिस वे, इन दिस वे, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक जगह से लेकर कहां तक पहुंचा दिए, अलायंस पे। तो आज हम अगर चाहें तो किसी को अलायंस प्रपोज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, और बहुत धूमधाम से कर सकते हैं। लास्ट है नरेंद्र मोदी, दिख रहा है? मोदी नहीं है, मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी है ये, तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने तो कुछ अपना इतना ना पॉपुलराइज किया है कि इनका क्या ही करना, मतलब अलग अलग लेवल पे। खैर चलिए, जो भी है, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो अच्छा ही हो रहा है। देखिए अच्छा हो रहा है, गड़बड़ हर सरकार में होता है, अच्छा हर सरकार में होता है। इसमें भी अच्छा हो रहा है, इसमें भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ बुझा रहा है। लेकिन हाँ, अब इंडिया के पास एक बेस बन चुका है, और यहां से बेस बनने के बाद मोदी जी का आप जरा देखना क्या क्या इन्होंने गेम खेला है। पहला लाइन पढ़ो जरा, मल्टीपोलर पढ़ो पहले जल्दी से, ऊपर वाला मत पढ़ना, नीचे वाला पढ़ना, ये वाला पढ़ना, यहां तब ऊपर जाना। अच्छा एक काम करो, 2 मिनट इधर देखना, ऊपर वाला पहले पढ़ो, क्योंकि बताया हुआ है तो पढ़ लो एक बार, पता चल जाएगा। पढ़ लिए? ऊपर वाला एक वर्ड यूज किया गया है, ओमनी अलाइनमेंट। ओमनी मतलब वो आदमी होता है जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ओमनी अलाइनमेंट का मतलब है, नेहरू जी ने क्या बोला था, नॉन अलाइनमेंट की ओमनी अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट उसी का अलग वर्जन है। तो दारू वही है, बोतल बदल गया है, सेम वाइन डिफरेंट बॉटल। तो ओमनी अलाइनमेंट क्या बोला, मींस इसका मतलब है कि वी विल इंगेज विथ एवरीवन दैट सपोर्ट्स आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम उन सबसे इंगेज करेंगे जो हमारा राष्ट्र हित में चाहता है। तो क्या नेहरू जी कुछ अलग बोल रहे थे, वही बतवा बोल रहे थे, मोदी जी भी आज वही बतवा बोलते हैं, बट इनडायरेक्टली ये भी कि आइडिया जो है नॉन अलाइनमेंट का था। सो इंडिया इज लाइक सेम जो चीज है, वर्ड जो कि किया गया वही है, मतलब क्या, ओल्ड वाइन बॉटल खाली क्या कर दिया गया, न्यू। तो मोदी जी आज जो भी कुछ बोलते हैं वो पीछे का कॉपी पेस्ट है। नीचे आइए, दूसरा है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। देखो कॉपी पेस्ट बात उसका नहीं है, बात इसका है कि जो सही है उसको आपको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इफ सन राइजेज इन द ईस्ट, वो आपको पता है, अगर किसी ने बोला है तो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज वो फैक्ट है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हिसाब से सूरज जो है दक्षिण की तरफ से उगता है, तो बोल सकते हैं, बाकी आगरा और रांची उसके बाद देखेगा लोग आपका। तो लॉजिक क्या है कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस प्लस ऑटोनॉमी। और यार मोदी जी बार बार बोलते भी रहते हैं एक बात कि अब भारत आजाद है और भारत आजाद देश में कोई ऐसा नहीं कर सकता, हम जो चाहें वो करेंगे। ये सारा बात पहले का है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। दूसरा, इंडिया क्या मल्टीपोलर को कभी सपोर्ट किया है? नहीं। इंडिया तो सर, अरे मल्टीपोलर समझ में आ रहा है, इंडिया तो जब से था तब से भी बोला कि भैया हमको थर्ड जो है बाइपोलर या मल्टीपोलर क्रिएट नहीं करना है। तो मल्टीपोलर का हम कभी सपोर्ट थे नहीं। एक बार पढ़ो जरा, फिर हम बताते हैं। लेफ्ट साइड पूरा पढ़ो, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में जी रहे हैं आप अभी। तो मोदी जी का अभी मत सोचिए कि हम पढ़ा रहे हैं फ्यूचरिस्टिक नहीं और पास्ट टेंस है, ये अभी क्या है, अभी देख लीजिए। चलो हम बोल देते हैं भैया, इसमें मेन खासियत बात मोदी जी का मैंने एक बार बहुत बार बोला है कि सबसे खासियत ये है कि वो किसी भी आदमी के प्रति राय अपना नहीं बनाते हैं जब तक वो डायरेक्टली उससे नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा खासियत है, और सब पीएम में थोड़ा सा कम पाया गया वर्ल्ड वाइड। कारण ये कि उनको जो बताया जाता था वही ओपिनियन वो लगाते थे। इनका क्या है कि जब जब इनको जो भी कुछ दिक्कत हुआ बुलाकर झूला झूला दिए हैं। समझ में आ रहा है? जैसे चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारा जो चीजें फैलता था ऐसा तो बुला के झूला झूला दिए, ध्यान से समझिए। दूसरा,
इन्होंने जिससे भी मिला है इसको बोलते हैं समिट स्टाइल डिप्लोमेसी। डायरेक्ट इंटरेक्शन, किसी के थ्रू नहीं कि आप इस ऑफिस में जाइए, आप इस फल्ला मिनिस्टर से मिलिए, उस फल्ला मिनिस्टर से मिलिए, तब कोई नहीं, डायरेक्ट जो है उसी से मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा अप्रोच है, और इसलिए मैंने बोला लाइफ में अगर ये अप्रोच आप भी रखते हैं बहुत फायदा है। जैसे आप गए रेलवे वाला, याद है ना, ट्रेन जब छूटता है या ट्रेन कौन सा कब आएगा, आप रेडी वाले से पूछेंगे, चाहे बिस्कुट वाला से पूछेंगे, चाहे चाय वाला से पूछेंगे स्टेशन पे, बुझा रहा है, जबकि पूछताछ केंद्र साफ सुथरा ढंग से बनाया हुआ है, कुछ बुझा रहा है, उसके बावजूद भी किससे पूछेंगे, रेडी वाले, कब आई 52-15। अब रेडी वाला जो है आपको बता देगा, और आप उसके बावजूद भी सस्पेंस में रहेंगे, पता नहीं कहीं मजा ले लिया होगा। सर जो चीज जहां बनाया गया उसके पास चले जाइए, आसान हो जाएगा काम। मोदी जी वही काम किए, क्यों इधर उधर जाएं, जो बोला है जिसके बारे में बात है डायरेक्ट उसी से मिलो। अगर ट्रंप बोला है तो ट्रंप से मिलते हैं। तो लॉजिक है कि अच्छा चीज है जो अभी के समय में बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरा देखोगे तो नरेंद्र मोदी जैसे इजराइल के साथ लड़ाई चल रहा है, डायरेक्ट इजराइल के साथ मिल के आओ, आते हैं मिलके नेतन्याहू से, देखते हैं क्या कर रहा है। उधर जो भी जैसा है डायरेक्टली मिलके आना एक बहुत अच्छा स्टाइल है, तो इसको बोलते हैं समिट स्टाइल डिप्लोमेसी। डायरेक्ट मिलना, किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना कि ये फलना चीज, ये फलना चीज, फलना चीज, डायरेक्ट जो आदमी उससे मिल लिए। क्लियर है यहाँ पे। दूसरा उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री। ये प्रायोरिटी तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इधर देखो, उस समय इकोनॉमिक प्रायोरिटी था, आज ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन मिलिट्री का प्रायोरिटी लॉकडाउन के समय से और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि सर हमने बोला कि चाइना अगर मारेगा तो उस पर हम जो है हिसाब किताब बराबर करेंगे, तो हमने बहुत सारा कुछ खरीदा भी है भाई, राफेल उफेल जितना सारा लेके आए हैं, वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री का ही एक है एग्जाम्पल। अरे हाँ है ना। तो हमने वो उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत जो है इसका इतना बड़ा ये लॉजिक निकला मेड इन इंडिया का कि इसका प्रभाव बहुत पड़ा है। और एक नरेंद्र मोदी का बात बहुत अच्छा ये लगा, उन्होंने ये बोला कि हम वो देश नहीं बनना चाहते जो रोजगार करे, हम वो देश बनना चाहते हैं जो रोजगार पैदा करे, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है। अगर आप बिजनेस को प्रमोट गवर्नमेंट करेगी या देगी तो काम आसान हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट ने भी उसका बहुत अच्छा, जो मैंने बार बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जिक्र किया है, उसमें हर किसी को पैसा 10-10 लाख देती है सरकार, 10 लाख दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, साथ साथ सब कुछ देने के बाद 5 लाख आपका माफ है, 5 लाख रुपया वो भी चुकाना है 1 साल के बाद, और उसमें भी कोई ब्याज नहीं है। तो अगर आपको 10 लाख बिजनेस करने के लिए दे रहे किसी पर्टिकुलर चीज का, तो भैया आज के समय में 10 लाख रुपया मैटर करते हैं आप बिजनेस करने के लिए। आप कोई भी एक सेटअप उतना तैयार तो कर ही सकते हैं। अरे हाँ है ना। तो लॉजिक क्या है कि सर हम चाहते हैं कि रोजगार देने वाला देश बने कि रोजगार पैदा करने वाला देश बने। अरे दोनों 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 बने, रोजगार बस करने वाला ना बने। क्योंकि बिहार में मानसिकता क्या है, एक ही मानसिकता है, 10-20 हजार का जॉब मिल जाए, उसके बाद शादी हो जाए, कुछ दहेज मिल जाए, उसके बाद मामला कट जाए, यही होता है। दूसरा इससे ज्यादा किसी को चाहिए ही नहीं। तो मजदूर इसलिए नहीं बोला जाता है बिहार को। जैसी मजदूर लेबर क्लास का नाम आएगा, प्रथम कंट्री प्रथम राज्य कौन आएगा भाई, कहने की बात ही नहीं है। यूपी वाला अपना तमगा चेंज हो रहा है क्योंकि उधर योगी जी ने तमगा चेंज किया हुआ है। यहाँ अभी भी लेबर क्लास चल रहा है। अभी भी देखिएगा तो अधिकतर प्रवासी आपको बिहार के मिल जाएंगे। क्यों? एटीट्यूड का गेम। मजदूर वाला सोचिए तो मजदूर वाला कांड होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज। आप देखिए ना, 10 लाख रुपया सरकार ने दे दिया बिजनेस करने के लिए। अब कोनो 10 लाख रुपया ले लिया, जाकर दारू रूपी के बराबर कर दिया। आप समझ गए, जाकर बुलेट ले लिया, जगह दारू ले लिया, पी लिया, हो गया खत्म। तो ऐसा आदमी जिसका एटीट्यूड ही ऐसा है, उसको कोई क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं। सरकार थोड़ी ना आके बोलेगी कि चलो नया नया तुमको आइडिया दे देते हैं। नया नया आइडिया देने के लिए तो आपको पैसा दे रहा है कि पैसा है, आइडिया निकालिए। अब मैंने बोला कि एक इनो जैसे आता है, तो इनो का कॉन्सेप्ट क्या है, सोचिए। इनो कितना दिमाग लगाया कि इनो साइकोलॉजिकल दिमाग ये लगाया कि कोई आदमी जब किसी को अगर गैस्ट्रिक है तो आराम से सिर्फ पिया और 2 मिनट में उसको रिलीफ हो गया। अब होता नहीं होता वो बात की चीज है, लेकिन उसने आइडिया तो लगाया कि एक टैबलेट के जगह पे कुछ वैसा दे दें जिससे किसी को हार्मफुल ना हो, और उसको दवाई खाने से अच्छा है कि वो ले ले और रिलीफ मिल जाए टेम्पररी। तो उसका बिजनेस हिट कर गया। अब वैसे ही मसाला पे कोई आदमी दिमाग लगा रहा है कि मसाला जो है, मसाला जैसे आता है तो मसाले के कारण बहुत बीमारियां होती है। तो बहुत लोग क्या है, खाने के बाद पेट डबडबाता है, समझ में आ रहा है, पता ना कहीं पेट ना खराब हो जाए। तो लॉजिक इस तरीके से है कि मसाला भी एक दिमाग में परसेप्शन क्रिएटेड है कि मसाले के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और ये भी है कि मसाला कुछ नहीं खाएगा तभी मर जाएगा। दोनों चीजें हैं। तो किसी ने दिमाग लगाया कि कुछ मसाला में वो ऐसा ही टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आजकल हर चीज पे हरा हरा फोटो दिख रहा है तो उसको लगता है नेचुरल जो है क्रीम है। जैसे हर चीज पे हरा दिखा तो हो गया। तो आजकल ग्रीन जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया है। जो भी चीज पे जाए हर्बल लिख दो और वहां पे ग्रीन कलर का पत्ता डाल दो, अजब लगेगा। पतंजलि का देखो, हर जगह पे वही काम किया है। हर जगह पे क्या किया, कहीं पहाड़ को दे दिया, कहीं ऋषि मुनि का पर्वत, कहीं ऋषि मुनि जो है
फोटो लगाए हुआ वहां पे, आप देखिए उसने दिमाग क्या लगाया, पूरी तरीके से उसको क्या बोला, पूरी तरीके से जो है नेचुरल कर दिया। तो नेचुरल किया कि नहीं किया वो बात की बात है, बट आपके और हमारे दिमाग में परसेप्शन क्या किया, क्रिएट कर दिया कि नेचुरल है। तो सर मसाला में भी वैसे ही परसेप्शन क्रिएट कर देना है कि बस ये मसाला का है पैकेट, और इस पैकेट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जब मन इनो की तरह पी सकते हैं इसको। हाँ, समझ में आ रहा है, मतलब आप सब्जी खाए मसाला पी लिए, बात खत्म। तो इस तरीके का कांड कर सकते हैं, मतलब एक बात बोल रहे हैं। खैर ओवरऑल बात करें तो क्या आपको दिख रहा है कि मोदी जी ने जो है समिट स्टाइल डिप्लोमेसी को ज्यादा फॉलो किया। क्लियर है यहां तक? तो भैया जी फॉरेन पॉलिसी का होता है यहां मामला खलास, यहां फॉरेन पॉलिसी खत्म होता है। हम आपको एक बार और तेजी में दिखा देते हैं, आप आइडिया लगा के देख लेना, अगर बोलोगे तो, नहीं मन है तो बोलो शुरुआत करने। तो एक बार दिखा देने से क्या होता है, दिमाग भी वैसे ही लोड लेता है। दिमाग लोड जब लेगा ना, रिवीजन एक दो बार हो जाएगा। तो मैं जितना बार रिवीजन करवा देता हूं आपको, उतना रिवीजन आप नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद घर पे जाकर देख लोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है। तो आते हैं नेहरू इन फॉरेन पॉलिसी। नाम याद रहेगा, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्लियर? दूसरा नॉन अलाइंड मूवमेंट के बाद नेहरू के बाद आपको शास्त्री जी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जरा बोल लो एक बार, ताकि आप बोल लोगे ना पीएम का नाम तो याद आ जाएगा। तो पहला कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा इंदिरा गांधी। चौथा राजीव गांधी। पांचवा नरसिम्हा राव। हाँ, उसके बाद आईके गुजराल। उसके बाद अटल वाजपेयी। फिर मनमोहन सिंह। फिर नरेंद्र मोदी। तो ये आपको अगर याद रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट पॉलिसी है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंडिया नेवरहुड। तो ये है फॉरेन पॉलिसी है कि नेवरहुड पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसी खत्म, ये स्टार्ट कभी हो रहा है इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। तो नेबरहुड भी हम कब से देख रहे हैं? जब से हमारे यहां अंग्रेज थे तब से ही हमने पड़ोसी को देखना शुरू किया कि अंग्रेज ने पड़ोसी को टैकल करने के लिए क्या किया, और अंग्रेज जब भाग गए तो हमने फिर क्या किया। बुझा रहा है कुछ? जिंदा हो सब? जिंदा रहना। अभी हमारे पास आधा घंटा है कम से कम, अगर पूरी तरह से अलर्ट रहोगे तो काम हो जाएगा, अलर्ट नहीं रहोगे तो 1 घंटा खिंचाएगा, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी अगर आज छोड़ दूंगा तो कल क्लास ऑफ है, मजा नहीं आएगा। फिर कुछ बुझा रहा है? ये इसीलिए नेबरहुड पॉलिसी का एक हिस्सा खरीदा में खत्म करेंगे, छूट जाएगा ना तो फिर मजा इसका बेकार। कुछ समझ आ रहा है? इसलिए मैंने कल थोड़ा ब्रेक इसलिए लिया था कि कल टाइम मिल जाएगा तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलो, जोर से रेडी हो? रेडी रहना। तो पहला है इधर इंडियाज नेबरहुड में ब्रिटिशर्स। 1 मिनट दे रहा हूं, पहले पढ़ो तो जरा, फिर मैं आता हूं। पढ़ो जरा। हो गया? सो लिए? चलो अब मैं बता देता हूं, आप तो पढ़ लिया। अब इसमें देखो, इसको देखो कैसे हो सबसे समझ लो। देखो अंग्रेज जब था तो उसके समान पहले क्या था? उसके लिए पहले देखो 2 चीजें। उसके लिए कौन ऐसा था जो विरोधी में था, मतलब जो उसका दुश्मन था? कौन ऐसा था जो उसका लगभग साथ में था? तो पहले देखो अंग्रेज इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया? आप सोच के देखो कि इंडिया पे आक्रमण करने सब कोई आया, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, अरे पढ़ा चुका हूं ये। उसके बावजूद भी अंग्रेज इन सब में सक्सेसफुल क्यों हो गया? उसके लिए बहुत सारे कारण है, लेकिन एक ये भी कारण है, अंग्रेज ने अपना प्रायोरिटी बड़ा सही सेट किया। देखो आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पहले रखी। अभी से कुछ लोग क्या है, मान लीजिए नए नए हैं आप, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर लेट से पढ़ना है, या अगर पर्सन में बात करें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पापा है, तो आप जैसे ही गए तो एक पापा खड़े और एक पापा के दोस्त खड़े, तो आप पहले प्रणाम कर लिए पापा के दोस्त को। क्लियर है? बात बुरा या अच्छी लगने की नहीं है, बात किस चीज की है? प्रायोरिटी की है कि आप प्रायोरिटी पहले किसको दे रहे हो, और प्रायोरिटी देने के हिसाब से ही आपका जो है तय होता है कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर आपका उसी दिन मैच है और आपका उसी दिन एग्जाम भी है,
तो वो आप क्या प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, उसको ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब गौतम गंभीर के लिए चाहे महेंद्र सिंह धोनी के लिए दोनों का सेम सिनेरियो था। जिस दिन बोर्ड का पेपर था उसी दिन बहुत बड़ा रणजी ट्रॉफी का मैच भी है, उसी दिन बहुत बड़ा सिलेक्शन का मैच भी है। दोनों ने रिस्क लिया, एक एग्जाम भी छोड़ा, एक एग्जाम भी छोड़ा और काम किया। तो आज इतिहास गवाह है। तो आप अपने लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं वही आपको बताएगा कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे। अब आपके लिए एक पढ़ने का, दूसरा क्या है कुछ करने का। तो आपने जो लिया उस हिसाब से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब सर एक नहीं आप सुनो, गुरु गोविंद दाऊ खरे हुए कागो लागे पाओ, ये तो सुनोगे, तो बहुत पुराना है कि एक तरफ जो है भगवान खड़े हैं, एक तरफ जो है टीचर गुरु खड़ा है, और इसमें आपको पूछा जा रहा है। तो उसमें ये बात नहीं है, उसमें भी प्रायोरिटी की बात की जा रही है कि किसको प्रायोरिटी देना है। और इसीलिए जब आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो प्रायोरिटी ध्यान रखो। अंग्रेज को पता था कि प्रायोरिटी जो सबसे पहले मेरा जो दुश्मन है इसको पहले कंट्रोल करो। दुश्मन को अगर फिराक में रखोगे तो काम हो जाएगा। और डॉन का क्या आदत है, डॉन अपने दुश्मनों की खबर रखता है, दोस्तों की खबर रखे चाहे नहीं रखे। डॉन का डायलॉग है कि डॉन जो है भले दोस्तों का हाल पूछे या ना पूछे लेकिन दुश्मनों का खबर जरूर रखता है। तो इधर जो है ये ब्रिटिशर्स है, अरे कुछ बुझा रहा है। तो पहले इनके हिसाब से सोचे क्या कि जो सबसे पहला विरोधी जो हमारा स्ट्रांग वो कौन कौन है, तो है फ्रेंच, दूसरा है रसिया। ये उस समय के हिसाब से बता रहे हैं जब ब्रिटिश इंडिया में था। सुन पा रहे हो ध्यान से। और उस समय इन दोनों ने सोचा कि किस तरीके से इनको मामला निपटाया जाए। तो इन्होंने दो काम किया। लिस्ट प्रोमिनेंट में था जर्मनी, चाइना। तो ये सब बोला ये सब जो है चाइना या जो भी कुछ है ये सबको टैकल कर लेंगे। जो पहले जो ज्यादा हमको अटैक कर सकता है, क्षति कर सकता है, वही दोनों आदमी है। तो 1853 से 56 जो क्रीमियन वार का जिक्र है, अभी बस इतना सवाल लेना, बहुत डिटेल में नहीं जाना। तो क्रीमियन वार में रसिया चूंकि हार गया था, और रसिया हारने के बाद अब खौला हुआ आदमी है, हारने के बाद वो और जो है चाह रहा है कि हम बदला लेंगे, सारा कुछ लेंगे। अंग्रेज को पता है कि हमको जो है छोड़ेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हमने भी सपोर्ट किया है। इसीलिए अंग्रेज ने दो काम किया। पहला इधर बफर स्टेट बनाना शुरू किया, और बफर स्टेट में पढ़ाया हुआ हूं आपको। बफर स्टेट क्या होता है कि जब एक कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री से लड़ता है, जैसे रसिया अगर आ रहा है इंडिया पे अटैक करने, तो इंडिया के और रसिया के बीच में एक कंट्री पड़ रहा है, मान लीजिए अफगानिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में ही रोक दिया उन लोगों को कि जो भी लड़ाई होगा कहां होगा, अफगानिस्तान में होगा, और हम तक नहीं आए। अभी प्रेजेंट सिनारियो में हम फॉर एग्जांपल समझने के लिए कह सकते हैं कि नेपाल को हमने एक बफर स्टेट बना दिया, या हमने तिब्बत को एक बफर स्टेट बना दिया। सुन पा रहे हो कि चाइना अगर हम पे अटैक करने भी है, लड़ाई हो, तो हम उसको बीच में ही लड़के बराबर कर दें। बुझा रहा है। तो अंग्रेजों ने बफर स्टेट किसको इसको बनाया, एक तो अफगानिस्तान को बनाया। सुन पा रहे हो ध्यान से। और ये वही लोग हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, तब बोला था कि ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए तो अफगानी लोग क्या बोल रहे थे कि हमको हथियार दो, कहे कि ब्रिटिशर्स भी हमको देता था। तब इंडिया ने उसको क्या समझाया था कि बेटा ऐसा है, अब आजाद हो चुके हैं, अब हथियार हम नहीं दे पाएंगे। अरे पढ़ाया था आपको, जब अफगानिस्तान का शुरुआत फेज में ये बोला था। तो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से काम किया, और उसके बाद ये जो है बफर स्टेट बनाकर सभी कंट्री को और सभी लोगों को अलग अलग तरीके से रोका। मैंने बोला नेपाल को भी उसने अलग तरीके से टैकल किया था, क्योंकि आपको याद रहे गोरखा, उनको आर्मी में शामिल कर लिया, और नेपाल को बढ़िया से कंट्रोल किया कि नहीं किया, कर लिया था। तो गोरखा ने अगर गोरखा को टैकल किया, इसका मतलब ये भी तो है कि नेपाल को भी एक बफर स्टेट बनाया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। नेपाल बनाया, अफगानिस्तान बनाया। रसिया को स्टॉप करने के लिए अफगानिस्तान को यूज किया, और सर नेपाल को इसलिए किया था कि सर चाइना होना चाहे, जो भी छोटा मोटा कंट्री है निपटा दे उसको। तो लॉजिक ये है कि ब्रिटिशर्स ने ये जो पॉलिसी अपनाया, वैसा ही लगभग पॉलिसी हमने कुछ कंट्री के साथ वैसा ही अपनाया। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि अब सब कंट्री इंडिपेंडेंट है, कोई कॉलोनाइज नहीं है। हमारे लिए रसिया क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? दूसरे सेंस में, क्योंकि रसिया हमारे लिए मददगार साबित हो गया। तो हम रसिया के साथ प्रायोरिटी में, आप मुझे बताइए कि पहले रसिया और अमेरिका के साथ जाना हो तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पहले किधर जाएगा? तो रसिया के हिसाब से जाएगा। हमारा प्रायोरिटी क्लियर है, और ये बात अमेरिका भी जानता है, और सर जानना भी चाहिए। अरे नहीं होता है, देखो घर में भी होता है। जैसे घर में भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं, भाई मान लीजिए 3-4 भाई बहन है आप, तो घर में लोग जानते रहते हैं कि ई भैया का ई बहनिया के साथ बनता है, ये दोनों का नहीं बनता है। घर में क्लियर अंडरस्टूड होता है। जैसे पापा मम्मी को भी थोड़ा आइडिया लग जाता है, घर के लगभग सभी बड़े बुजुर्ग को आइडिया लग जाता है कि इसको बोलेंगे तो ये पक्का उसको बोलेगा। इसलिए पापा को जब उसको समझाना होगा तो इसको बुलाएंगे कि पता है इसको बोलेंगे, ये जाके उसको बोलेगा, ये दोनों का साथ ठीक ठाक है। और जो माजिल होता है ना, माजिल तो बड़ा बेकार होता है, उसमें माजिल को फाजिल बोला जाता है। जैसे देखो साइकोलॉजिकली मैंने कितनी बार बात जिक्र किया है कि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर घर में तीन बच्चे हैं वो सबसे डेंजरस है।
खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि तीनों में से क्या है कि सर जो बीच वाला है ना, जो मीडिएटर, जो मिडिल, वो मिडिल सबसे खतरनाक हो जाएगा बीच में, हमेशा ध्यान रखिएगा। भैया ये बोल दे रहा हो तो अपने पे मत ले लेना, लेकिन साइकोलॉजी यही कहता है कि 3 बच्चे हैं तो कोई भी बच्चा अगर एक बार इधर से उधर हुआ तो एक तरफ गुट बन जाएगा दूगो का और एक तरफ गुट बन जाएगा एगो का, और वो सबसे खतरनाक हो। और जब 4 रहेगा ना तो बैलेंस रहेगा, इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। एक गोड़ा इन्हें जाएगा तो एक गोड़ा इन्हें जाएगा, दो गोड़ा गुट बनेगा पक्का। 3:1 का गुट बनना बहुत तभी हो पाएगा जब बहुत बड़ा गलती किया होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि 3:1 का गुट बने। समझ में आ रहा है? इसलिए साइकोलॉजिकली में साइकोलॉजी कहता है कि जो मिडिल आदमी है, जो मिडिल बच्चा है, उसको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी रहता है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस होता है, और सब किसी को यह लगता है कि बाकी सबसे ज्यादा उसी को प्यार दिया जाता है। मतलब उसके इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए बाकी सब कोई चाहता है कि नहीं, इसलिए खुन्नस वाला आदमी हो जाता है। जो मिडिल वाला रहता है ना वो खुन्नस होगा, देखिएगा। इसलिए जो बेचारा मध्यम मार्ग का अपना, ये भाई सब किसी पर लागू नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहता है कि वो पढ़े। बाकी ये भी सच बात है कि जो आदमी जो मिडिल वाला है वो जनरली हमेशा थोड़ा लड़ाकू टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी हो जाता है कि हमको नहीं मिल रहा है। क्योंकि सर जो छोटा वाला बच्चा होता है प्यार कुछ उसको मिल जाता है, और जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको तो पहले ही प्यार मिल गया रहता है, क्योंकि घर का सबसे पहला बच्चा वो था, तो सब लोग उसी पे ध्यान रख रहे थे। अब मिडिल वाला क्या है, वो ऐसा सिचुएशन में आया है कि ना ऊपरे का रहा ना इधरे का रहा, इसीलिए उसको इनसिक्योरिटी हो जाता है। खैर, इंडिया का भी कुछ कंट्री के साथ ऐसा ही जो है रिश्ता नाता है। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक यही है, क्योंकि पाकिस्तान देखो ना, तो पाकिस्तान जो है वो अंग्रेज से पहले बना है, ना कुछ वैसे सिचुएशन में अंग्रेज के बाद, उस समय बना है जिस समय लगभग सारा का सारा वर्ल्ड जो है एक अलग अलग डायलेमा में शिफ्ट हो रहा था, अलग लेवल पे शिफ्ट हो रहा था। देखो, कैपिटलिस्ट अलग लेवल पे थे ही थे, कम्युनिस्ट अलग लेवल पे काम कर ही रहे थे। पाकिस्तान पूरी तरीके से ना कैपिटलिस्ट बना ना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट बना, जिसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक उसके लिए हो गया। अगर वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ ही रह जाता तो काम हो जाता, लेकिन मैंने याद करो ताशकंद एग्रीमेंट, अरे बोला ना, जैसे ही अमेरिका ने थोड़ा भाव नहीं दिया मुंह फुला के इधर चला गया। इसीलिए याद रखना है आपको ये है कि सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, ऐसा देखो ये सब चीज ध्यान में मत रखना भाई आप लोग। अब देखो चोरी करने गया था 3 लोग, लीची चोराने गया था, लीची चोरा समझ में आ रहा है? अब सर सब जो है पहले ही जाके बोल रहा है कि 3 गोड़ा बानी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा प्लान, ये उसको लग रहा है ऐसा। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकली मन में आपको डाउट क्रिएट कर देगा, और ये डाउट आपको लेके डूब जाएगा, पक्का पकड़ा उस पर, उसको बांध के मारेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे बताने का मन हुआ तो बताना, कितने लोग 3 भाई बहन हो? डेंजरस काम होता है उस समय, मैं सच बता दे रहा हूँ। और क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर लोगों का हाल जो है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजी का सर्वे है, इसीलिए 4 आदमी जो रहता है वो बैलेंस रहता है, और 3 आदमी में थोड़ा सा खतरा हमेशा बना रहता है। तो अपना खतरा बचाने का एक ही तरीका है, नॉलेज लो, नॉलेज लो और सबको बराबर ट्रीट करो तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप जान लेना। अब देखना भाई, आप समझो इधर आना। अब हम इसकी बात करें, इधर देखना, जब इंडिया आजाद हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस तो क्या क्या हुआ? पहला इधर बर्मा, बर्मा कौन है? म्यांमार का पुराना नाम। हमने उसको बोला था कि नॉन अलाइंड रहो, तो क्या रहा कि नहीं रहा? रहा। लेकिन सर म्यांमार के बारे में मैंने बोला कि हमारा रिलेशन म्यांमार के साथ अच्छा है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। दूसरा, हमने नेपाल और भूटान को भी बोला था, ऑफिशियली तो ये फॉलो नहीं किए, लेकिन लगभग लगभग ये भी किसी से जुड़े भी नहीं, भूटान भी नहीं जुड़ा, नेपाल भी नहीं जुड़ा। चाइना कम्युनिस्ट। आगे श्रीलंका लगभग तरीके से यूएसए ब्रिटिशर से प्रभावित हुआ ही हुआ। अभी भाई श्रीलंका अभी चाइना से प्रभावित था ना, लेकिन पहले तो यूएसए से ही और ब्रिटिशर से प्रभावित था। पाकिस्तान का तो कुछ बात ही मत बोलो। तो लॉजिक क्या है, हमने बहुत सारे कंट्री को कोल्ड वॉर चाहा कि हम इधर, आपके घर में एक आदमी ऐसा होगा जो इज्जत का बड़ा बात करता होगा, जैसे कुछ होंगे जो कुछ सक्सेसफुल है, चाचा, बड़े पापा, चाहे कोई भी एनीवन, तो बार बार बोलेगा कि तन का इज्जतों का ख्याल रखो, जे मन बा जा मन बा पहन के चल जाता है। आप समझ पा रहे? तो लॉजिक क्या है कि कुछ लोग ऐसा हर घर में होते हैं जो थोड़ा सक्सेसफुल होते हैं और रखते हैं और बोलते हैं, कुछ वैसा ही कांड इधर भी है। अब सर देखो, बार बार इसको हमने समझाया कि भाई चाहे कुछ हो जाए, कोल्ड वॉर का इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने अपने सारे आसपास पड़ोसी को बोलना शुरू किया कि बेटा कोल्ड वॉर से प्रभावित मत हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ को समझाया, कुछ माने कुछ नहीं माने।
तो जो कुछ माने उसमें सर कुछ ही लोग थे, एक ले देकर थोड़ा बहुत बर्मा हो गया, नेपाल नेपाल म्यांमार म्यांमार नेपाल मानना नहीं मानना बराबर माने कि भाई चलो ठीक है नहीं जुड़ा एटलीस्ट। उसके बाद अगर आगे के सिचुएशन में देखे तो सर जुड़ा कौन कौन, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों ने पूरा मदद किया कि कोल्ड वार सर इंडिया के दरवाजे पे पहुंच जाए, और इन्होंने इंडिया के दरवाजे पे पहुंचा के छोड़ दिया और घंटी बजा के भाग गया। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे ये है कि लॉजिक सिंपल है कि हम नहीं चाहते थे कि कोल्ड वार जो है इतना स्प्रेड हो, लेकिन हमारे पड़ोसी लोग लेके आ गए। और कभी कभार ऐसा ही होता है, आप जो नहीं चाहेंगे वही पड़ोसी आपका काम करेगा। आप पड़ोसी को कितना भी लिख के दीजिए वहां पे कि कृपया नो पार्किंग अलाउड, और ऐसा भी लिखता है कुछ लोग दरवाजे के 20 फीट दरवाजे से दूर रहे, अंदर कुत्ते हैं। अब समझ में नहीं आता किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो है बताइए, घर के सामने लिखने इतना तो सोचना चाहिए कि किसके बारे में लिख रहे हैं। 20 फीट दूर रहे, अंदर कुत्ते हैं, तो भाई मजबूर हो जाता है आदमी की, पढ़ा लिखा आदमी तो कैसे लिख सकता है ये सब। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है क्या पता। तो सर अब आइए नेक्स्ट, नेहरू जी का दिख रहा है। अरे भैया जगह हो ना यार, बहुत एनर्जी लगता है पढ़ाने में भैया, बहुत एनर्जी लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। पुला के फिर दिमाग को पूरा एक जगह ले आना, बीच बीच में फिर क्या करना कि मन हल्का रहे, इतना आसान सच में नहीं होता है। और मैं ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरे लिए, आप भी जब किसी को पढ़ाओगे, तो मैंने बार बार बोला है कि आप अपने भाई बहन को पढ़ाई हो, और कैसे पढ़ाओ आपको बहुत अच्छे से पता है, वो आपका भाई ही बताएगा कैसे आप पढ़ाए, बहन ही बताएगा। पढ़ाते कम है मारते ज्यादा है, अब वो सब दिमाग खराब करके वो याद रखता है वो सब कि बड़ा मार ले भाई, समझ में आ रहा है। जब वो बड़ा होता है ना, तो उसके बाद वो बड़ा भाई जो होता है ना, वो हमेशा ना खौफ क्रिएट करके रखना चाहता है। जब ये छोटा भाई, बड़ा भाई वो वैसा ही होता है। कुछ ही बड़ा भाई होता है जिसपे छोटा भाई खौफ क्रिएट कर देता है, कुछ कुछ छोटा भाई ऐसा होता है सर वो पिशाच हो जाता है, समझ में आ रहा है। और वो जो है वो ऐसा हरकत करेगा कि सबके लिए करो, लेकिन बहुत रेयरेस्ट होता है। बाकी भौकाल तो बड़ा भाई फैला के रखता है, इसीलिए बड़ा भाई से जने लोग डरता है, मतलब बड़ा भाई को थोड़ा सा डरता है। उससे जब भी कुछ बात होगा तो जल्दी बोलेगा नहीं, वो बात घुमा फिरा के किसी और को थ्रू कहलवाएगा। और साइकोलॉजी में ये भी एक नियम है, सुन लो ध्यान से, खींच रहा हूं थोड़ा। नियम ये है कि देखो, जिसका अगर गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बेटा सब बहुत आराम आराम से मतलब होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा। और जिसका गार्जियन बहुत आराम से प्यार से रहता है, मतलब उसको ज्यादा कुछ पड़ा नहीं है, प्यार से रहता है, रिलैक्स रहता है, उसका कोई बेटा उड़ा जो होगा वो बड़े खतरनाक टाइप का निकल जाएगा। जनरली ऐसा कभी कभी हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा, इतना कि सर उसके आगे किसी का नाम चलता ही नहीं है, तो अभिषेक बच्चन छुप जाते हैं उसके अलावा, मतलब छुप जाते हैं इन द सेंस कि उनका नाम ढक ही जाता है, आता ही नहीं है। अब सचिन तेंदुलकर है, उसका बेटा दिन रात मेहनत करता है, बॉलिंग में बैटिंग में, पूरा दुनिया भर का सबसे ज्यादा कोचिंग स्टाफ उसके पास है, दुनिया का सबसे बड़े बड़े गुरु ने उनको ज्ञान दिया हुआ है। उसके बावजूद भी अर्जुन तेंदुलकर जो है अर्जुन तेंदुलकर ही है। मतलब कहने का लॉजिक क्या है, सचिन का जैसी बात आएगा या अर्जुन तेंदुलकर जैसी बात आएगा, सर मामला ही निपट जाएगा। वो 6 विकेट लेगा ना, तभी लोग कहेगा ना ना वो बात नहीं है, जो बात किसमें है, सचिन में। इसीलिए उसका जो है तोपा जाएगा। और इसीलिए बड़े उस समय आपको जरूरत इस बात की पड़ती है कि उस समय वो बच्चा कैसे अपने आप अंदर फील कर रहा है। अभी जो मूवी आया है, नया नया जानवर आया, जानते हैं ना? हाँ, तो नया जो जानवर आया है, वो नया जानवर में कुछ नहीं दिखाया है। नया जानवर में एक अच्छा चीज दिखाया है, सिर्फ वो है पेरेंटिंग का, कि वो पूरा का पूरा जो भी वो आदमी जिस तरीके से बना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पापा ने उसको पाला कैसा है। क्योंकि उसके पापा ने उसको वैल्यू नहीं दिया है, इस वजह से वो राक्षस बन गया है, इस वजह से वो जानवर बन गया है। तो ये पूरा का पूरा गेम कहाँ है, मैंने बार बोला, घर के पेरेंटिंग से शुरुआत होता है। और बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसका सर पूरा का पूरा चीज निर्भर आपके माता पिता पे करता है कि वो किस तरीके से आपको अपब्रिंग किए, किस तरह से पाला है। इसीलिए अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को बहुत सक्सेसफुल नहीं, उसका वैल्यू नहीं होगा। उन्होंने बाइलेटरलिज्म का भी सहारा लिया और इंटरनेशनलिज्म का भी सहारा लिया। कुछ बुझा रहा है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के नेबरहुड। तो ये जो हमने लिया वो बाइलेटरलिज्म और इंटरनेशनलिज्म का सहारा लिया। क्लियर है? यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूं, ज्यादा इसमें नहीं दूंगा। एग्जांपल ऑफ बाइलेटरलिज्म, इंडिया ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो हमारे उसके बीच में 896 979।
हो गया, पढ़ लिया। देखो भैया, पहला है इंदिरा गांधी ने क्या क्या स्टेप लिया, तो पहला आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला सी ड्रॉप्ड इंटरनेशनलिज्म। चूंकि इंदिरा गांधी ने सिंपल बोला कि अब हमको कोई बाहरी लोगों का मदद नहीं चाहिए, और ये जानबूझकर बोला कि भैया आप रहने दो, अब हम जो है अपने हिसाब से सुलझा लेंगे, और 1971 का वो आपको मामला दिखने को मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इंदिरा गांधी ने ज्यादातर फेवर किसको किया, बाइलेटरलिज्म को या इंटरनेशनलिज्म को, बाइलेटरलिज्म को। और इंदिरा गांधी का ये बहुत अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि इसके बाद अगर नहीं करते तो हम और बर्बाद होते। और ये हमने इतिहास से ही सीखा था कि अमेरिका आकर हमारा फायदा उठाकर चला गया है। क्या सुन पा रहे हैं, तो इंदिरा गांधी का स्टेप। दूसरा, बाइलेटरलिज्म विथ एवरी नेबर, बिकॉज इंडिया रियलाइज कि यूएन और यूएस जो क्या है, बायस है, ये इधर उधर करता रहता है, तो अब हमको किसी पे भरोसा नहीं है। इंदिरा गांधी ने, मैंने क्या बोला ना, यहां से बहुत चीजें स्टार्ट हुई हैं जो इंडिया को अलग लेवल पे लेके गया। और उस समय कोई शांत आदमी आगे रहता ना, तो फिर इंडिया उस नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच। उस समय एटीट्यूड की जरूरत थी। घर में एक आदमी को ऐसा होना चाहिए, नहीं बोलते हैं लोग, एक आदमी होना चाहिए हुड़ास टाइप का अरे बोला जाता है, मतलब कहने का ये, जो आवाज उठाने वाला होना चाहिए, नहीं कि सबका सब सुनते रहे। अगर कोई आए बोल के जाए तो उसको होना चाहिए तगड़ा जवाब देने वाला। और इस तरह के सिनेरियो में मैंने जो आज साइकोलॉजी वाला आपको 3 भाई के बारे में बताया, जो बीच वाला होता है वो ज्यादा होता है जवाब देने वाला। बुझा रहा है? अरे भैया समझ में आ रही है, इसलिए वैसा होना चाहिए। जो सही जवाब पूछने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आइए नेक्स्ट। तो हमने फाइनली क्या बोला कि भैया अब से इंटरनेशनलिज्म नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा, 2 आदमी के बीच में होगा। भाई सब लोग कोई गोली नहीं चलाएगा, हीरो नहीं बोलता है, हमारे और इसके बीच का मामला है, हम दोनों लड़ेंगे, बीच में कोई गोली नहीं चलाएगा, मर जाए चाहे जिंदा रहे। इधर आइए नीचे। अब सर 1967 की बात करेंगे तो मामला वैसा ही आएगा। क्या होगा, इंडिया वांट्स पाकिस्तान टू स्टॉप डूइंग अग्रेशन इन जम्मू कश्मीर। 1967 में हमने पाकिस्तान को मना किया था कि बेटा मान जाओ, प्यार से मना रहे हैं, मान जाओ। नहीं माना तो सर 1967 में 2 विवाद हुआ था। एक चाइना के साथ हुआ था, सिक्किम विवाद, वहां पे भी हमने मारा। मैंने इसमें लिख भी दिया है कि दिन रात सनम रोते हैं। 1962 को हम रोते हैं, 1967 को चाइना रोते हैं बात खत्म। उसके बाद सर रॉ बना। 1971 में क्या कांड हुआ, ये पूरा कहानी मैं आपको पाकिस्तान में पढ़ा चुका हूं। तो हमने ओवरऑल अभी के अभी लास्ट में देखेंगे तो इंडिया ने क्या किया, इंटरनेशनलिज्म का बात खत्म, अब पंचायती खत्म। अब सिर्फ जो होगा हमारा 2 धारी तलवार वाला होगा, हमारे और आपके बीच में जो होगा बात होगा, कोई तीसरा आदमी बीच में नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, राजीव गांधी। राजीव गांधी में सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट है CITX एंड CITJ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। CITX का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा और CITJ का भी फुल फॉर्म वही मिलेगा। बस इसको काउंटर इंसर्जेंसी टीम बोलते हैं। तो CITX इसका मतलब सिर्फ वो होता है कि ये जानबूझकर ऐसा टीम बनाया जो पाकिस्तान को इंटरनली पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, और वो आज भी चलता है, ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों। तो CITX CITJ काउंटर इंसर्जेंसी टीम, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को उसके अंदर से ही खोखला करते जाना है। कुछ बुझा रहा है? लॉजिक है। राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन 3 चीज में सबसे ज्यादा है। जब ये आए थे तो 3 समस्या इनके सामने था। पहला, ये समझ लो, जरूरी है ये, राइज ऑफ सिविल मिलिटरिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। राजीव गांधी केम व्हेन वी हैव 3 प्रॉब्लम्स फेसिंग। इनके सामने 3 चैलेंज था। देखना कितना दिमाग लगाया है ये, मतलब क्या दिमाग लगाया, तीनों को बढ़िया से टैकल किया। पहला प्रॉब्लम बोला था कि पाकिस्तान और यूएस दोनों मिलकर आतंकवाद वाला कांड शुरू कर रहे हैं, और स्पेशली पंजाब में। तो पाकिस्तान प्लस यूएस कहां पे, पंजाब में टेरर उस समय कर रहे थे जब राजीव गांधी आए। दूसरा प्रॉब्लम, यूएस प्लस चाइना भी टेरर कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, यानी कि हमारा पंजाब एक हिस्सा, भैया जागे हो, दूसरा प्लीज जाग जाओ, तीसरा, उसके बाद दूसरा मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो यूएस प्लस कौन सा, पाकिस्तान, कहां, पंजाब में। यूएस प्लस चाइना कहां, नॉर्थ ईस्ट में। यूएस अपने आप को इतना साफ सुथरा दिखाता है, देखो। तीसरा, श्रीलंका जो है वो सपोर्ट किया था पाकिस्तान को 1971 में, याद हुआ? तो 3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम फिर से पूछ रहा हूं, बताना जरूर। पहला प्रॉब्लम क्या है कि सर एक तो टेरर अटैक कहां, पंजाब में, कौन कौन, यूएस प्लस पाकिस्तान। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन, यूएस चाइना। एंड तीसरा, श्रीलंका ने मदद किया था पाकिस्तान का। यहां तक क्लियर? इन तीनों को टैकल करने के लिए इसमें कॉमन एक आदमी दिख रहा है, यूएसए दिख रहा है। अरे है ना, एक ऐसा मुंडा है जो तीनों जगह प्रेजेंट है, सोना मुंडा, समझ में आ रहे हैं? तो ये मुंडा जो है प्रेजेंट है। तो हमने पहले सोचा कि ये तीनों उछल इसलिए रहा है कि उसमें यूएस का हाथ है, यहां कहीं रसिया उसिया नहीं है।
तो हमने यूएस को टैकल करने के लिए दो बात किया, ध्यान से समझना। पहला, सोचा कि अगर यूएस को टैकल कर लें तो पाकिस्तान भी अकेले हो जाएगा, उसके बाद पूछ के मारेंगे, समझ पाया। फिर उसके बाद जो है चाइना, उसको भी संभाल लेंगे, और उसके बाद फिर अलग आगे देखेंगे तो श्रीलंका को तो थपड़े में निपटा देंगे। तो लॉजिक क्या है कि हमारा मेन कॉमन जो था वो किसको था, यूएस। और यूएस का नब्ज पकड़ा हमने, यूएस का नब्ज पकड़ा कि इसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अरे कैपिटलिस्ट है, इसको प्रॉफिट का कुछ नहीं चाहिए। हम यूएस के पास इसीलिए राजीव गांधी गए क्योंकि बोले कि बेटा ऐसा है, आप हमारे यहाँ बिजनेस करो, हमारा नया मार्केट है, पूरा ओपन मार्केट है, और आपको हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। और इसलिए मैंने बोला था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, जो उस समय राजीव गांधी ने किया कि आप आइए। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई कंट्री बाहर का अपना कंपनी लेकर आए तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, आप आइए, बहुत कम पैसे में आप यहाँ बिजनेस खड़ा करिए, तो कोई भी आदमी आएगा हमारे यहाँ। अगर हम टैक्स ही इतना बढ़ा देंगे तो कोई क्यों आएगा। तो सर लिबरलाइजेशन करने के पीछे भी कॉन्सेप्ट यही था। 1991 या 2000 के करीब में हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते थे कि यूएसए आए, यूएसए जैसे ही हमारे साथ आएगा तो हमने सर यूएसए को एक बात बोला कि हमारे पास इतना मार्केट है, इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन एक शर्त है। ये सब बोला क्या था, बोला कि आपको चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना होगा। तो हमने राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तीर से उन्होंने तीनों को साथ दिया। और यूएस से बोला भाई हमको प्रॉफिट से मतलब है, हमको चाइना पाकिस्तान से क्या मतलब है। यूएस से पूरा फोकस बिजनेस पे किया, हम पूरा फोकस पाकिस्तान पे, चाइना पे, मामला निपटा दिया। कुछ बुझा रहा है। यानी कि राजीव गांधी ने चाइना को कैसे टैकल किया, उसको ही बोला कि बेटा अब तुम अकेले बचे हो। देखो बॉर्डर डिस्प्यूट का और बॉर्डर सुलझाने का चाइना के पास भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि सर चाइना अब अकेले हो चुका था, और चाइना को भी ये बात पता था कि हम इंडिया को हल्के में अब नहीं ले सकते क्योंकि यूएस से हमारे लिए साइड हो गया है। अब ये चाहे अगर लड़ाई अभी भी होगा तो ये सर खुन्नस निकालेगा। तो चाइना भी इसलिए नहीं किया बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर सुलझाया कि उसको पता था कि ये मामला उलझेगा और हमारा भी इकोनॉमी बर्बाद होगा, और इंडिया भी इतना हल्के में नहीं है कि इसको हम वो वाला आप सकते हैं जो 62 में था। कुछ बुझा रहा है। तो चीजें बदल गई थी, इसलिए चाइना ने भी दिमाग लगाया, और चाइना अकेले पड़ गया, इसलिए चाइना बोला कि भाई बिजनेस ही कर लेते हैं। और इंडिया के लिए दोनों सिचुएशन विन विन था क्योंकि हम तैयार थे। अरे जब हम श्रीलंका को डायरेक्टली ओपनली हमने बोल दिया था कि इस तरीके से कांड करेंगे, जबकि उसके साथ सब था, तो अब चीजें चेंज हो चुकी थी। और 1971 के बाद पूरा मामला चेंज हो गया था। अरे 1971 से पहले हम डर डर के जी रहे थे, इसलिए तो चाइना 1962 में हमको पीट के चला गया। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी आई पूरा रोल मॉडल ही चेंज हो गया। अब चाइना को समझ में आ गया था कि चुप बैठेगा नहीं, तो अगर जो भी कुछ होगा ना तो सर ये इस बार बर्बाद करके छोड़ेगा। और उसके दिमाग में भी था कि हारा हुआ आदमी है, 1967 में उसका बदला छोटा ले चुका है, ये छोड़ेगा नहीं हमको। और इंदिरा गांधी का बेटा ही है कौन, राजीव गांधी। तो चाइना के पास भी ऑप्शंस थे नहीं। चाइना इसलिए नहीं किया हम पे तरस, बिल्कुल नहीं। चाइना जानता था कि अभी हमारे पास सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए चाइना बोला बिजनेस करेंगे। और इंडिया के लिए दोनों विन विन सिचुएशन क्यों था कि भाई बॉर्डर सुलझा लोगे तो हमारा पैसा बच जाएगा, और अगर बिजनेस कर लोगे तो हमारे उन सारे लोग को एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास वो बेसिक चीज नहीं है, सस्ता दाम पे मिल जाएगा। कुछ बुझा रहा है। तो विन विन सिचुएशन हमारा था। तो सर इसमें राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। और श्रीलंका को कैसे मारा आपको पता है, बुझा रहा है। पूरा श्रीलंका बढ़ा दिया ना, तो तमिल और सिन्हालीस और उसके बाद एलटीटी करके बर्बाद किया और सारा। तो सर राजीव गांधी ने इन सारे सिचुएशंस को देखो कितना ब्यूटीफुली सॉल्व कर दिया। कुछ बुझा रहा है। और इस तीनों प्रॉब्लम्स का मतलब व्हाइट वॉश, और इसके वजह से आने वाले आगे जितने भी लोग थे सभी लोगों ने किया। दूसरा, हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कांड किया, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमने जाकर वहां पे फिर मैंने बोला राजीव गांधी टैक्टफुली सेटल चाइना एंड यूएसए। और हमने बोला कि एक काम करो, जब पाकिस्तान इतना उछल कूद मचा रहा है तो इंटरनली दो ग्रुप बनाया जिसका नाम था CITX एंड CITJ। कुछ दिखाई दे रहा है। और CITX और CITJ का एक मकसद मात्र था कि जो है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करो, जैसा हो करे वैसा करते जाओ, और पाकिस्तान को चैन से सोने ही मत दो। देखो CITX CITJ बनाना नहीं पड़ता, बनाने के पीछे कारण क्या हुआ, राजीव गांधी से पहले क्यों नहीं बना। राजीव गांधी जानते थे कि यूएसए साथ दे रहा है किसका, पाकिस्तान का। तो हमने क्या बोला, यूएसए को साइड कर दिया, अब पाकिस्तान अकेले बच गया, नया ग्रुप बना दिया। और हमने क्या बोला, जब सूते तब पानी मारना है, जब सोए तब क्या करना, उसके बाद बंदूक चलाना। यानी कि पाकिस्तान को शांति मत रहने दो कि ये प्लानिंग कर पाए। अब भैया जब वो कुछ करे तब अब पाकिस्तान सब उसके लिए परेशान होकर इंटरनली राजीव गांधी ने सिंपल बोला था कि अब पाकिस्तान जो करे उसका जवाब वैसे ही देते रहो। और हमने ये टैक्टफुली सपोर्ट कैसे कर पाए, क्योंकि यूएसए को साइड किया। अगर यूएसए को हम साइड नहीं करते ना, लालच नहीं देते, तो यूएसए फिर उस तरह से मदद करता और CITX और CITJ इतना सक्सेसफुल नहीं होता है।
इसीलिए राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है नरसिम्हा राव, दिख रहा है भैया? 5 मिनट और एनर्जी लगाओ जल्दी से, ध्यान से। अभी तक देखो, अभी तक क्या चल रहा है? बमबारी चल रहा है इंडिया का, यानी कि इंडिया अभी क्या है, शांति से अशांति, मतलब अग्रेसिव कंट्री बन चुका है। इसलिए नहीं क्योंकि वो पहले अटैक कर रहा है, उसका सिचुएशन डिमांड है, और हमने सबको अब जवाब देना शुरू कर दिया है। अरे बहुत दिन से चुप है, बहुत दिन से चुप है, बहुत दिन से चुप है ना, नहीं होता है? अब चुप आदमी है, सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, एक दिन उठाया, आग मुंह में लगा दिया। अब सर समझ पा रहे हैं इस तरह से जो होता है, ये सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो इंडिया बहुत दिन से वैसे ही था, मौका मिला उसके बाद ताता कर दिया। तो सर इसमें 2-3 सोच के देखो, जितना नेबरहुड था हमने सबको प्यार से समझाया था, प्यार से कितनी बार बोला कि भैया ये मत करो, ये मत करो, ये मत ज्वाइन करो, मत ज्वाइन करो, तुम्हारा भला है नुकसान है, सब बताया, सब तेज बन रहा था। कभी कभी जब आप प्यार से किसी को समझाते हैं तो आपकी ना वो मजबूरी समझ लेता है, उसको लगता है कि इसको जरूरत होगा, बुझा रहा है, इसलिए उसको ऐसा लगने लगता है। लेकिन सब उसके बाद जब छोड़ दिया जाता है तब उसके बाद पता चलता है कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। तो सर इंडिया ने सेम कांड ऐसा ही किया। अब देखो इंडिया ने जब बदला लिया तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया कि भाई इंडिया वो कैसे कर सकता है। तो इंडिया का अब जो है थोड़ा उन लोगों के प्रति, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह कंट्री जिनके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, शांति के वजह से थोड़ा सा खटपट होना शुरू हो गया। तब इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नरसिम्हा राव। मैंने क्या बोला? नरसिम्हा राव आए थे तो शांत हो गए थे कि चिल्लाने लगे थे? और नरसिम्हा राव ने एक ही बात बोला, राव समझ चुके थे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो बवाल काटा है ना, वो बवाल पूरा इंडिया को जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। इन्होंने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी मिलिट्री शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन पीठ पीछे ये मिलिट्री को फुल सपोर्ट दिए हुए थे। ध्यान से समझ, जैसी पूछा मिलिट्री कहाँ है, मिलिट्री कुछ नहीं, और पीछे से क्या बोल, मार के आओ। लॉजिक सिंपल ये है कि नरसिम्हा राव को ये बात पता था कि पूरे वर्ल्ड में एक साफ सुथरा फिर से वही इमेज बनाने के लिए हमको शांत रहना पड़ेगा। तो मिलिट्री को हमने उतना छूट तो नहीं दिया, लेकिन इतिहास और उनके फैक्टर कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने मना भी नहीं किया। नरसिम्हा राव ने बस टैकल चीजों को ठीक ढंग से किया कि एक पूरा वर्ल्ड में परसेप्शन चला जाए कि इंडिया अब धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रहा है, बुझा रहा है। और ये नरसिम्हा राव के इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? बस ये है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, राव हमेशा वर्ड्स का जो है अप्रोच और ये सब सपोर्ट किया मतलब सिंपल कि भैया ये सब चीजें जो है नहीं चलेगी। आगे हमने पाकिस्तान को ज्यादातर जो भी चीजें बोला ना, वो काउंटर डिप्लोमेसी से हमने किया। पाकिस्तान को भी हम ज्यादा मारने पीटने में बचने लगे, और हमने किया कि भैया ठीक है, जिस तरीके से वो बोले उस तरह से इधर भी जवाब देते रहो। क्लियर है? तो नरसिम्हा राव का अप्रोच शांत रखने में या आगे बढ़ने में? शांत रखने में। तो राव का जो है सोर्स ऑफ पावर डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एक ऊपर में देखो एक चीज लिखा हुआ है, नेहरू जी जब थे तो नेहरू जी का कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी था, मतलब वो अकेले दम पे मतलब इधर से उधर कर देते थे इलेक्शंस को, चाहे लोग उनसे प्रभावित काफी थे, तो उधर थोड़ा सा अलग था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन लोगों ने मिलिट्री को सही इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है? मिलिट्री को पूरा खुल्लम खुल छूट, जो बोले गोली मार दो। तो मिलिट्री को इतना आजादी देना वो भी ठीक नहीं था, लेकिन सर उस समय जरूरी था। अगर उस समय नहीं दिए रहते तो मिलिट्री जो है नपुंसक बन के रह जाता। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का मेन पावर सोर्स कौन था? मिलिट्री। लेकिन जब नरसिम्हा राव पे आए, इन्होंने सिर्फ बात करना शुरू किया, डेवलपमेंट विल बी द ओनली सोर्स ऑफ पावर। इन्होंने बोला हमको गोली बंदूक नहीं, हम सिर्फ विकास कर कर अपना पावर सोर्स करेंगे। अच्छा, इनके पास ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए क्योंकि हम अपने देश का एक अलग लेवल पे कांड शुरू कर चुके थे, जो देश की छवि से बिल्कुल अलग था। उस छवि को हमको सुधारना था ताकि हम उन सारे देश के साथ भी जुड़ सके जिनसे पहले से जुड़े हुए थे। हमारा साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन महात्मा गांधी की वजह से था, और महात्मा गांधी ने कभी हिंसा किया ही नहीं। वो तो एगो पे खाते थे, दूसरा बढ़ा देते थे। कुछ बुझा रहा है? तो इसलिए साउथ अफ्रीका हमारा दोस्त था। अब सर ऐसा है कि सर एगो बढ़ाने वाला नहीं, अब 2 को मरबो करेंगे, 4 को खींच के उसको भी मारेंगे। अब चीजें चेंज हुई थी। अफ्रीका बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है, हमारा तुम्हारा रिलेशन इस वजह से था, क्या कर रहा है? तो उसको सुधारने में राव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद आई.के. गुजराल का भी रहा। आई.के. गुजराल ने जो चीज क्या किया, जो गुजराल डॉक्ट्राइन है, दिख पा रहा है आपको, यानी कि नरसिम्हा राव ने जो क्रिएट हुई, गुजराल ने आगे चलकर वो कांड किया। इसमें भी मैंने सेम बात बोला, इन्होंने भी कभी भी जो है, यहां देखो इस लाइन को एक बार पढ़ो, फिर एक बार समझा देता हूं, पढ़ लो। एक पेज और बचा है तो कर लो, फिर आगे बढ़ते। गुजराल के किसी का फोकस था? नेबरहुड पे। इन्होंने सबको प्यार से समझा,
तो गुजराल ने भी क्या किया, नेवरहुड को ज्यादा समझाया, नेपाल म्यांमार सबको समझा दिया और बोल दिया, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी बोल दिया कि बेटा ऐसा है, दिखा के मत पीटना, ध्यान समझना, जब कुछ ऊपर नीचे करे तो पीट देना। जैसे एक मूवी था, पता नहीं कौन सा मूवी था, जिसमें वो गुंडा जाता है उसको वोट मांगने, रिबेल करके कुछ जो मूवी है वैसे ही, वो गुंडा जाता है, उससे वो आदमी रहता है जो इलेक्शन में लड़ता है लेकिन पावरफुल रहता है। वो तो क्या होता है एग्जैक्टली कि जैसे ही जाता है तो दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला वो जाके कहता है कि हमको वोट देने के लिए हम आपको पैसा देंगे, आप हमको वोट दिलवा दीजिएगा, क्योंकि उस आदमी का उस एरिया में वर्चस्व रहता है तो वो चूंकि काम किया नहीं रहता है कुछ भी, तो उसको अंदर रूम में लेके जाता है और कस के पीटता है और बाहर निकल के कहता है हंसते रहना। नहीं मतलब इंडियन में भी वैसा ही कुछ करता है, लेकिन एक साउथ इंडियन में मूवी है कुछ, हाँ रिवल करके है ना, हाँ उसमें भी। तो लॉजिक ये है कि सर सेम काम यहाँ पे जो है गुजराल डॉक्ट्राइन का है। गुजराल जो है पूरे मीडिया में ऐसा दिखाते थे कि बाप रे इतना शांत आदमी कोई नहीं है, ध्यान से समझना। और गुजराल का परसेप्शन आप पढ़ेंगे ना तो गुजराल के बारे में तो ऐसा लिखा गया है कि शायद अगर गुजराल को पीएम नहीं बनाया गया रहता या उनके पे जिम्मेदारी इतना ज्यादा नहीं रहता तो महात्मा गांधी नेक्स्ट होते। मतलब गुजराल का इस लेवल का छवि बनाया है। और गुजराल ने क्या एक छवि इसलिए बनाया कि पूरे राष्ट्र हित में था या फिर अपने लिए बनाया, राष्ट्र हित में था, कि उनको पता था कि मामला चेंज हो जाएगा। और एक बार अगर जो देश, अरे भैया जो हमारे साथ आजादी से पहले से था उस देश के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाए तो कोई नहीं चाहेगा, कतई नहीं चाहेंगे आप, क्योंकि वो देश हमारे साथ उस समय खड़ा था जिस समय हमको जरूरत थी उसकी। और साउथ अफ्रीका चाहे और सारे ऐसे देश हमारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद तो किया ही था। तो राजीव गांधी का जो कराधारा था वो उस समय का सिचुएशन डिमांड था। अभी जो आई के गुजराल और नरसिम्हा राव कर रहे हैं वही अभी का सिचुएशन डिमांड है। कुछ बुझा रहे हैं? अब देखो इधर देखो, समझो, जवाहरलाल नेहरू शांत, लाल बहादुर शास्त्री भी लगभग शांत, इंदिरा गांधी के समय में सिचुएशन चेंज, राजीव गांधी का चेंज, नरसिम्हा राव शांत, आई के गुजराल शांत, आई के गुजराल के बाद आएंगे कौन? वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ना मॉडरेट, लगभग, बहुत ज्यादा शांत भी नहीं बहुत ज्यादा अशांत भी नहीं। उसके बाद फिर एक ही बार शांत मनमोहन सिंह, और उसके बाद कौन आया? समझ में आ रहा है? पूरे का पूरा इतिहास हिला के रख दिया। तो पाकिस्तान जो बार बार बोलता रहता था, बार बार मार देता था, ये सब करता था, मनमोहन सिंह बोलते थे अब किया अब मरेंगे, अब किया अब मरेंगे। अब की बार आया मोदी 2014 में, मारा कस के, अब पाकिस्तान कर हमको मार रहा है। समझ में आ रहा है? अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब सर पाकिस्तान का मीडिया ये कहता है कि इंडिया को देखिए क्या अनाप शनाप बात बोल रहा है, मार देगा फाड़ देगा ये सब। अच्छा ये कांड पहले से नहीं होता था, पहले चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी भैया। पहले हर दिन सुनने को मिल जाता था यार 3-4 लोग मर गए, 3-4 मिलिट्री मर गया, आर्मी मर गया। अब सर सुनने को नहीं मिलता, उल्टा पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाते रहता है कि देखिए इंडिया में सदन में ऐसे बोल दिया कि पाकिस्तान में बर्बाद कर देंगे। अब जो है पाकिस्तान बदल चुका है। तो लॉजिक क्या है? इधर देखो, ये पैटर्न समझो, शांत शांत, अशांत अशांत, फिर मॉडरेट, फिर अशांत। अब इसके बाद जो भी पीएम आएगा तो ध्यान से समझना, अब लोग उसको शांत वाला देखेंगे क्योंकि अग्रेशन चेंज हो चुका है ना। और फिर अग्रेशन के बाद कुछ वैसे लोगों को अब मिलेंगे जो शांत टाइप का होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है तो शांत होने का प्रवृत्ति अभी से कर लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बाद 2-3 टर्म, एक टर्म के बाद लोग शांत पीएम को देखना पसंद करेंगे। ये नेचर है, ये अगर आप पकड़ लेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है? ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का इतिहास ऐसे ही चलता है। खैर आते हैं। अच्छा, इसमें से जिस पीएम ने जैसा रवैया रखा, क्या उसमें से कोई भी ऐसा रवैया ऐसा था जो उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के तहत इस्तेमाल किया हो? नहीं, जो राष्ट्रहित में था वही किया गया। क्लियर है यहां तक? तो सर आई के गुजराल का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बड़ा है, ये आप देख लेंगे। नेबरहुड पॉलिसी ऑफ वाजपेयी, वाजपेयी जी के बारे में मैंने पाकिस्तान में जितना पढ़ा है ना सारा आ जाएगा। देखो वाजपेयी जी ने बोला 2-3 चीज कि भैया इंडिया का ग्लोबल पावर है, नेबरहुड हम चाहते हैं कि वो भी विकसित करे। इंडिया इसलिए विकसित होता है, ध्यान से देखना, जो देश या जो घर, अपने लाइफ में भी सोच लेना, कोई भी आदमी जो अपने घर का हो, अपने घर के हर आदमी का अगर प्रगति सोच रहा है तो देश या घर विकसित कर जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका जो है प्रगति नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक ऐसा फिलोसफिकल चीज है जो काम करता है, एक ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है जो पता नहीं आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू काम चलता रहता है। देखिए, पहला, इंडिया ने कभी भी क्या चाहा क्या कि कोई पड़ोसी हमारा डेवलप ना हो? कभी भी नहीं चाहा। इनफैक्ट हमने उनके डेवलपमेंट के लिए, इधर देखो, हमने सोचा कि सार्क बनाते हैं, और ये सार्क बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हमको किसी भी देश के साथ जुड़ना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। हमने बनाया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इधर देखो, हमने इसमें वर्ड इस्तेमाल किया रीजनल।
हम इसमें ना तो किसी यूएसए को लिए, ना रसिया को लिए, ना चाहे कोई बड़े बड़े पावर को नहीं लिया। क्यों सर? देखो, बड़ा पावर जब फिर किसी ग्रुप में जुड़ जाएगा तो छोटे छोटे जो कंट्री हैं वो डरेंगे, वो नहीं जुड़ेंगे उससे। और इसलिए हमने इस रीजनल कोऑपरेशन इसलिए किया ताकि अरे हर छोटे कंट्री का भी तो एम्बिशन होता होगा भाई, हर छोटा आदमी, गरीब आदमी का भी तो डिजायर, इच्छा है। तो लॉजिक क्या है, अगर बड़ा आदमी उसमें आ जाएगा तो छोटे आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं होगा, छोटा आदमी बड़े आदमी की इच्छा पूर्ति करते करते मर जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब भैया घर में आपके मेहमान है, बिस्कुट चाय पानी सेवई तेवई बन रहा है, कचौड़ी पूड़ी बन रहा है, तो जो बच्चा उस घर का है उसको भी तो खाने का इच्छा है हाँ कि नहीं खाने का इच्छा है। अब सर वो जाए वो खा ले तो तब खाई, अब बच्चा अलग तमाशा तो करेगा ही करेगा। तो सर जानबूझ के उनके चक्कर में बच्चा का पेट मर रहा है कि नहीं मर रहा है? मर रहा है। तो सर इसीलिए क्या बोला कि भाई बड़ा आदमी साइड करो, तो साइड करो, यानी कि यूएसए को इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डर के कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा और इस वजह से सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इंडिया ने साउथ एशियन सार्क बनाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। और दूसरा, जब सब मिलकर बिजनेस करेंगे प्रॉफिट सबको होगा, तो एक सबसे अच्छी बात होगी कि पूरा का पूरा पड़ोसी डेवलप करेगा और ये सब पड़ोसी जो क्या होगा, सबका साथ सबका विकास वाला काम होगा। तो ये चीज नरेंद्र मोदी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी से लेते हैं, कुछ जवाहरलाल नेहरू का लेते हैं और सबका मिक्सअप करके अपना एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं, जो कि अच्छी चीज है। क्या दिक्कत है? कोई आदमी में कोई अच्छा गुण है उसमें लेने में क्या क्या दिक्कत है? इंसान तो यहाँ बुरा गुण किसी में ले ले, और कोई आदमी आपको ये भी बोले कि तू कॉपी पेस्ट करता है तो क्या कर, अगर किसी में अच्छा ही है तो कर लो। और मैंने बार बोला है, जब लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, तो किसी एक आदमी को पकड़ो जिससे आप प्रभावित हो। कोई ऐसा आईएएस को पकड़ लो, चूंकि आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी एक आईएएस को पकड़ लो, मतलब उसका आपने वीडियोस देखा, इंटरव्यू देखा, चाहे जो कुछ, और आपको लगा कि ये मेरे से कनेक्ट कर रहा है, उसी की तरह हाल ढाल चाल ढाल और आते चल जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे। जब कुछ पता नहीं चले तो ये एक तरीका है, जो रोल मॉडल है उसी की तरह कर लो और वो काम आपका आसान हो जाएगा। और उसमें थॉट क्या है, देखो आपने जान डाल दिया। मैंने बोला था एक आदमी था जो हिमेश रेशमिया के बारे में सोचता रहता था, उसका पूरा शकल हिमेश रेशमिया की तरह हो गया, जबकि वो था ही नहीं। दिन रात उसको उस तरीके से ट्रीट कर लिया कि सर हिमेश रेशमिया की तरह ही बोलना गाना उसी तरह। सर हिमेश रेशमिया कंफ्यूज है, जबकि वो बिल्कुल अलग है। तो मैंने क्या बोला, जब कोई इंसान शिद्दत से किसी चीज को चाह देता है तो काम हो जाएगा। तो आप जब आईएएस हैं, आईएएस को शिद्दत से चाह दीजिएगा कि मुझे आईएएस बनना है, आएगा आपके पास। शिद्दत नहीं रहता है इसलिए नहीं होता है। देखिए, तो वाजपेयी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा ट्रेड ऑडिट के लिए। दिख पा रहा ध्यान से? मैंने सारा कुछ यहाँ लिख दिया है, छोटे देश जुड़ेंगे इसलिए सब कुछ। तो यहां तक मामला वाजपेयी जी का रहा। और वाजपेयी जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वाजपेयी जी जो है, ये भी वो ऐसे पीएम नहीं थे जो सुन सकते थे, लेकिन हाँ ये बड़ा न्यूट्रलाइज करके चलते थे। और न्यूट्रलाइज करने के पीछे चलने के कारण ये था कि जिस समय ये थे उस समय रसिया भी अभी पूरी तरह से उजागर हुआ नहीं था, रसिया टूटा हुआ था। अब आइए जरा नीचे, नेबरहुड पॉलिसी ऑफ मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने लगभग वही अप्रोच रखा जो वाजपेयी जी ने रखा, कहीं से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। बस फर्क ये था कि मनमोहन सिंह थोड़ा सा, जिस तरीके से इधर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका पॉलिसी क्या था, ओवर्ट पॉलिसी, और एक होता है कोवर्ट पॉलिसी। ओवर्ट मैंने बोला था दिखा के, कोवर्ट मतलब सीक्रेटली। तो कोवर्ट पॉलिसी में यह था कि जैसे नेशनल इंटरेस्ट है देन वी वर्क बिहाइंड द सीन, मतलब अटल वाजपेयी सीधा चैलेंज देते थे कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं दिखेगा। अब मनमोहन सिंह ऐसा नहीं है कि नहीं मारते थे, मनमोहन सिंह पीटते थे, लेकिन ये दिखाते ये भी नहीं थे। तो ये बोलते थे कि पाकिस्तान जैसा जवाब दे रहा है वैसा ही जवाब तुम दो, बस मीडिया में आना नहीं चाहिए। और मीडिया में आता नहीं था, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट था वर्क बिहाइंड द सीन, पीछे से ही मारो, मतलब बताना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, मार देना है। तो हमारा ओवरऑल देखेंगे 2006, 2008, 2011 में मुंबई अटैक हुआ, उसमें भी हमने सीक्रेटली जवाब दिया, किसी को कुछ पता नहीं है, हमने मारा। मीडिया में सिर्फ ये दिखाया गया कि इंडिया पे खूब अटैक हो रहा है, इतना भी अटैक नहीं हो रहा था प्रभु। हमने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए शुरू किया और उसमें से जो चीजें घटना घटी, इस लेवल पे सिचुएशन क्रिएट किया कि पाकिस्तान एक्सपोज हो जाए, और हम इंटरनली जवाब दे रहे थे। अरे CITX CITJ तो क्रिएट हो ही चुका था, वो भी कांड कर रहा था, लेकिन हमने जानबूझकर ऐसा सिचुएशन किया कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद का देखो घर है। तो हमने उस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करवा दिया और वो हमारे लिए बहुत फायदा किया, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो गया और पूरा वर्ल्ड का नजर पाकिस्तान में चला गया, इस वजह से मामला हुआ। तो हमने सिर्फ साइलेंस इज द ग्रेट टूल टू कन्वे एनीवन, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शांति अगर आप रखते हैं, साइलेंस, तो बहुत अच्छा है किसी को जवाब देने के लिए। ज्यादा अगर चिल्लाइएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा,
इसलिए अगर जब इंसान जब कुछ करने वाला हो जाता है तो शांत हो ही जाता है। समझ पा रहे हैं? नहीं बोलते हैं कि मौन आदमी बड़ा डेंजरस होता है, दोनों तरह से। तो जो बहुत ज्यादा अगर शांत रहता है वो डेंजरस होता है दोनों सिचुएशंस में। इसीलिए काजोल जो है अजय देवगन के बारे में बार बार बोलती रहती है। अजय देवगन ज्यादा बोलता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है, मुंह सुखाले रहेगा। तो मौन आदमी जो है वो दो तरीके का हो, या तो इतिहास रचेगा, नहीं तो खुद इतिहास बन जाएगा। कुछ बुझा रहा है? यार ध्यान में रखिएगा। तो लॉजिक कहने का ये है कि अगर हम नेबरहुड पॉलिसी की बात करें तो अभी फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सभी लोगों ने जो क्या किया, जो चीज जो प्राइम मिनिस्टर जहां छोड़ा उसके आगे कंटिन्यू किया। क्लियर? लास्ट है नरेंद्र मोदी, दिख रहा है? इसमें कुछ कुछ नाम याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, इन्होंने एक पॉलिसी किया था जिसको बोले थे नेबरहुड फर्स्ट। पहला, पड़ोसी को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्लियर यहां तक? दूसरा, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह एंड ऑल पीएम। सब लोग पड़ोसी को पहले ही से प्रायोरिटी दे रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने भी प्रायोरिटी पहले दे दिया, बस एक नाम दे दिया, नेबरहुड फर्स्ट। दूसरा, साउथ एशिया इज नॉट इंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ बहुत सारे कारण थे उसमें, एम्बिशंस, कंपटीशन, ये सारा कुछ। हमने उनको करने के लिए एक मैंने बोला आईएसए, इंडियन सोलर अलायंस, हमने जानबूझ के चलाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए चलाया ताकि कम से कम हमारे एरिया के भी लोग जो है जुड़ जाए और इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह एक फ्रंट पे आ जाए। दूसरा, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए मोदी जी ने बहुत सारा काम किया। एक बोला संग्रीला डायलॉग, हालांकि ये पहले का था लेकिन फिर भी बोला संग्रीला डायलॉग में इंडिया विल शेयर आइडियाज अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड डिबेट देम। इंडिया ने बोला कि उन सारे कंट्री से जो हमारे नेबरहुड में है उन सभी से हम बुलाएंगे, जो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी या जो भी कुछ होगा वो डिस्कशन होगा, किसी को प्रॉब्लम है तो बताए होगा। दूसरा, रायसेना डायलॉग, यार देखो दोनों याद रखना, संग्रीला डायलॉग एंड दूसरा क्या है, रायसेना। रायसेना डायलॉग जो है ये इनफॉर्मल एनुअल मीटिंग होता था, ये अनऑफिशियली होता था, ये कोई फॉर्मल नहीं होता था मीटिंग की मीडिया, ये इनफॉर्मल होता है जिसमें उस सारे देश के लोग जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है आराम से आएंगे, घर पे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहां डिस्कशन करेंगे और बताएंगे। तो पाकिस्तान से लेकर सब कोई इसमें आता था, लेकिन जब धीरे धीरे मोदी जी समझ गए कि कांड नहीं होना है, कि बात भी कर ले रहा है, खाना भी खा रहा है और जाके गोली मरवा दे रहा है उधर, तो हमने फिर एक वर्ड दिया और क्या बोला था, टॉक एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, बात और आतंकवाद साथ नहीं चलेगा। अच्छा याद करो, मैंने आपको एक कंपोजिट डायलॉग पढ़ाया था, सीडीएम याद है? कंपोजिट डायलॉग में मैंने बोला था कि इंडिया जो है मीटिंग करता था, लेकिन कांग्रेस के समय तक आते आते मैंने बोला उससे पहले बंद हो चुका था, फिर बीजेपी आया, फिर वो मीटिंग शुरुआत किया कि कम से कम बात अगर करते रहेंगे तो उस भले बात से बहुत ज्यादा फायदा नहीं निकले, लेकिन बात करने से बहुत सारा चीजों का सॉल्यूशन होता चला जाएगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। ओवरऑल देखने को मिलेगा ये कि हमने लगभग मोदी ऑल्सो जो है प्रोमोटिंग स्टेट कनेक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको बहुत प्रमोट कर रहा है। और सच बात भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश का पीएम जो है अपने आर्ट एंड कल्चर को कम से कम प्रमोट हाई लेवल पे कर रहा है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बॉर्डर रोड वाला मामला सुलझाया जा रहा है। दूसरा, हमने कल्चरल और इधर रिलीजियस डिप्लोमेसी को शुरुआत किया है। और हर देखिए देश के हर एक नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश के जैसे सीएम है, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला, मोदी से वो भी प्रभावित है, तो बोला कि भैया जो जहां का कल्चर है उसको प्रमोट करो, उससे फायदा होता है, टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ने से फायदा, जैसे मोती झील है यहाँ का, तो मोती झील साफ सुथरा करके उसमें अगर बोटिंग वोटिंग शुरुआत कर दिया जाए, टूरिज्म का फायदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, बढ़िया चीज है। नेहरू यहाँ पे चरखा पार्क है, चरखा पार्क इस तरह से बनाया जा रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, तो चरखा पार्क काफी बड़ा बन रहा है, तो उससे काफी बेनिफिट हो जाएगा, उससे भी आपको जो है कॉमर्शियल फायदा हो जाएगा। तो लॉजिक ओवरऑल ये है। लास्ट पेज है यहाँ पे, इधर एक वर्ड है डिलीवरी डेफिसिट, दिख रहा है? कभी कभी इंसान बोल तो बहुत ज्यादा देता है लेकिन करता नहीं है, और इसका फायदा उठाता है चाइना। मोदी जी बोल देते हैं 2030 तक भाई और बहनों ये होगा, और होता नहीं है। चाइना को आइडिया अच्छा लगता है, चाइना कर देता है। कुछ बुझा रहा है? तो इंडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कभी कभी नहीं होता, उत्साहित आदमी कभी कभी कुछ भी बोल देता है। इस बार हम आपको 300 करोड़ देंगे, हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख जाएगा, समझ में आ रहा है? अब इतना ना वो बोल दिया, मामला हो गया। इधर देखिए, तो डिलीवरी डेफिसिट हमारा एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ हम चाहें तो अगर अपना काम जो है इसको बचाकर कर सकते हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। डिलीवरी डेफिसिट का मतलब है, देखो चाइना इसका फायदा उठाता है सबसे ज्यादा। डिमेरिट भी तो है, सब कुछ अच्छा नहीं, डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है? कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिख रहा था हमको पहले से कि भैया क्या करना नहीं करना है। डिलीवरी डेफिसिट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, अब धीरे धीरे इस प्रोसेस में है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो आप मुझे बताइए, क्या पीएम कोई भी हो,
किसी पार्टी का था या किसी धर्म का था, क्या उसने उस हिसाब से काम किया या देश के हिसाब से काम किया? तो कोई भी आदमी जब कोई बात करे, कोई चर्चा करे, तो फालतू में चर्चा में, डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। सिंपल बोल देना है कि जाइए और यहाँ पे आकर मेरा नोट्स दे दीजिएगा, चाहे क्लास बोल दीजिएगा कि आगे पढ़ ले। समझ में आ रहा है? काम आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ओवरऑल आम आदमी की तरह काम नहीं करना है। तो सर दो चीज हो गया, एक हो गया पहला फॉरेन पॉलिसी, दूसरा क्या हो गया? नेबरहुड पॉलिसी। अंतिम बार मैं दोनों को एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ज्यादा टाइम 11:30 हुआ है ना, 12 बज गया। चलो ठीक है, अब हम एक बार 5 मिनट, दम है सुनने का या फिर भाव बन के जाना है? दम है तो मान के चलते हैं दम है, नहीं भी है तब भी ऐसे भाव बन के भी देख के जाना। तो पहला, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी का, वहां से शुरुआत करोगे तो एक बार आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगा आप कम, देख लेना आप ज्यादा, मैं इशारा खाली करूंगा आप देख लेना, ठीक है? मगर क्लियर है? चलो ठीक है, हो गया, देख लिए बड़े ना बड़े, चलो ठीक। चलो ठीक है, इसमें भैया ये वाला याद रखना, हूँ के चक्कर में और इंटरव्यू में पूछेगा हूँ आगे ऑप्शन मारेगा वो। नेक्स्ट, नेहरू फॉरेन पॉलिसी के बाद शास्त्री जी का आपको याद रहना चाहिए, वो 1965 वाला, और आपका जो है प्रोसेस वो याद रहना चाहिए। अब नाम से याद हो जाएगा, इंदिरा गांधी इक्वालिटी, और पहली बार आंख में आंख दिखाकर जो कांड हो वहां पे एक सबसे बड़ा, इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इनका एटीट्यूड ही गेम ही बदल गया। और इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे इतिहास को बदल देते हैं, समझ में आ रहा है? उस टाइप के लोग ऐसा ही होते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में, वो ओपनर का पूरा मतलब ही बदल दिया, समझे? जब आया वो, तो पहले होता था ना ओपनर जो भी जाता ना तो एक दिमाग में रहता था कि पहला बॉल हमेशा रोकना है। पता नहीं कहां से नियम था कि ओपनर जो है जाता था तो पहले बॉलर जो बॉलिंग करेगा ना पहले उसको इज्जत दिया जाता था, नहीं रोकेंगे, फुल टॉस किया ना तो रोक रहा है। अब एक आया ऐसा आदमी वीरेंद्र सहवाग जो पहले बॉल पे भाजा कस के, समझ में आ रहा है? वो रोकना पूरा का पूरा ओपनर का नियम ही बदल दिया, और उसके बाद से जितना ज्यादा बॉलर था वो खौफ खाने लगा। वो पहले ही 5 ओवर में इतना रन मार देता था कि दिमाग खराब हो जाता था सबका। इसी वजह से वीरेंद्र सहवाग ने पूरा का पूरा जो है पैटर्न चेंज कर दिया। और इतिहास में कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, बाकी लोग इतिहास के बस जनगणना के लिए आए, समझ में आ रहा है? जनगणना के लिए नहीं बनना है, कुछ करो ऐसा कि धमाल जो हो जाए। और अभी जो आप कर रहे हैं आईएएस का, वो अपने आप में बड़ा चीज है, बस मेहनत जबरदस्त करिए, इतिहास बना दीजिएगा। हम तो आपको रास्ता भी बता रहे हैं, अगर आप कुछ तो नहीं बोलता है, कुछ भी करो, कुछ बड़ा करो। अब क्या करे वे, अब शायद समझ में नहीं आ रहा है, जब भी क्या करें कुछ पता नहीं है भाई, अभी बता तो रहे हैं कुछ करो, बड़ा करो। अभी मैंने बोल दिया कि सर ये आप आईएएस जो कर रहे हैं वो आप जगह से अपने इतिहास रख सकते हैं, आप दम लगाओ, पेशेंस रखो, सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी। राजीव गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और मैंने बोला ये सब इतिहास को छोड़ छाड़ के देश के लिए चाइना के साथ और कैसे 3 लोगों को टैकल किए। अब आप क्या कर सकते हो, मिक्सअप कर सकते हो, फॉरेन पॉलिसी को और नेबरहुड पॉलिसी को मिक्स करके आराम से लिख सकते हो। मसाला आपके पास आ चुका है, लिख देना। नरसिम्हा राव, आईके गुजराल, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, इसी तरह से ये पूरा पार्ट आप देख लेना। ओवरऑल बस एक बार नाम बोल दो, क्योंकि नाम याद रहेगा तो काम हो जाएगा। पहला नाम जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा राजीव गांधी, पांचवा नरसिम्हा राव, उसके बाद आईके गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी। यहां तक प्लीज याद रखिएगा, ईमानदारी से बोलना, क्या कुछ समझ आया? इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत बेनिफिट करेगा हर जगह। कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?